तो सबसे पहली बात करनी है हमें कांग्रेस की स्थापना से, ठीक है। तो इसमें हमें एक व्यक्ति का नाम मिलता है, व्यक्ति है एलन ऑक्टेवियन हुम, जिसको हम ज़्यादातर A.O. हुम के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो ये जो एलन ऑक्टेवियन हुम है, इनके प्रयासों के द्वारा ही क्या हुआ है, कांग्रेस की स्थापना हुई है। हालांकि इससे जैसा कोई संगठन स्थापित करने का प्रयास जो है वो भारत में इससे पहले से भी चल रहा है, जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो इंडियन एसोसिएशन स्थापित की गई थी, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर जानकारी ली है, उसके अंतर्गत उन्होंने 1883 के अंतर्गत जो पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका आयोजन किया था रामतनु लाहिड़ी की अध्यक्षता के अंतर्गत। तो उसको हमने कहा था कि वो अखिल भारतीय स्तर का एक पहला राजनीतिक संगठन स्थापित करने का क्या किया गया था, प्रयास किया गया था, जिसके अंतर्गत कलकत्ता हो गया, बंबई हो गया, मद्रास हो गया, उत्तरी भारत हो गया, इन सभी प्रेसिडेंसियों से, इन सभी क्षेत्रों से जो है वो प्रतिनिधियों ने भाग यहाँ पर लिया था। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा था और इस राष्ट्रवाद के उदय के द्वारा एक राजनीतिक संगठन जो अखिल भारतीय स्तर का हो की मांग जो है अब जनता के अंतर्गत उठने लगी थी, और जो भारतीय शिक्षित वर्ग था वो भी इसी प्रकार का एक संगठन स्थापित करना चाहता था, और भारतीयों की इसी चाहत को वास्तव में कार्य रूप में परिणत करने वाला व्यक्ति है एलन ऑक्टेवियन हुम, ठीक बात है। तो एलन ऑक्टेवियन हुम के द्वारा सबसे पहले कार्य किया गया 1 मार्च 1883 का हमें समय मिलता है, 1 मार्च 1883 को इन्होंने पत्र लिखा है। भारतीय कलकत्ता के अंतर्गत जो शिक्षित युवा वर्ग है उसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम क्या लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी शुरुआत की बात हम करते हैं तो सबसे पहली शुरुआत के अंदर बिंदु आता है कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम, ये क्या लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं, ठीक बात है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम क्या करेंगे, ये एक पत्र लिखते हैं, और उस पत्र की विषय वस्तु क्या होती है, इस पत्र की विषय वस्तु होती है कि अखिल भारतीय स्तर का क्या स्थापित किया जाए, एक अखिल भारतीय स्तर का एक राजनीतिक संगठन स्थापित किया जाए, अखिल भारतीय स्तर का राजनीतिक संगठन स्थापित करने की जो बात है वो यहाँ पर इस पत्र के माध्यम से की जा रही है, ठीक बात है। तो अब हम आगे और बात करते हैं। 1 मार्च 1883 को तो ये कार्य हुआ कि एलन ऑक्टेवियन हुम के द्वारा एक जो है वो आह्वान किया गया है एक ऐसा संगठन स्थापित करने का। अब जब एलन ऑक्टेवियन हुम इस संगठन की स्थापना का आह्वान करते हैं तो सबसे पहले किसने पूछना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने आका से पूछना पड़ेगा, यानी कि जो भारत के अंदर उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई हम ऐसा कार्य जो है वो भारत के अंतर्गत करने जा रहे हैं। तो मई 1885 के अंदर ये जाते हैं शिमला। एलन ऑक्टेवियन हुम कहाँ जाते हैं, ये जाएंगे शिमला के अंतर्गत, और शिमला के अंतर्गत जो है वो बैठक करेंगे। शिमला में क्या करेंगे, बैठक करेंगे। बैठक किसके साथ में करेंगे, तो बैठक करेंगे इस समय का अपना वायसराय है लॉर्ड डफरिन। कौन है, लॉर्ड डफरिन जो है वो यहाँ पर अंग्रेजों का वायसराय है, सर्वेसर्वा है भारत के अंतर्गत। तो इससे क्या करते हैं, ये मई 1885 के अंदर शिमला के अंदर जाकर के बैठक करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि भाई भारतीयों का एक इस प्रकार का राजनीतिक संगठन बनाया जाए जो क्या कर सके, अंग्रेजों के समक्ष भारतीयों की मांगों को रख सके और अंग्रेजों की नीतियों को भारतीयों को समझा सके, अर्थात एक मध्यस्थ का क्या कर सके, वो कार्य कर सके। तो ऐसा जो है वो डफरिन को समझाया जाता है और डफरिन जो है यहाँ पर अपनी सहमति दे देता है। लेकिन कई जो भारतीय इतिहासकार है और भारतीय जो क्रांतिकारी है उनके मत के अनुसार तो बात यह है कि वो लॉर्ड डफरिन ही है इस योजना के पीछे मुख्य सूत्रधार, उसी के द्वारा जो है वो एलन ऑक्टेवियन हुम को जो है इस प्रकार का कार्य करने के लिए कहा गया था। तो कुल मिलाकर के बात यह होती है कि शिमला बैठक के बाद लॉर्ड डफरिन की जो है वो यहाँ पर सहमति मिल जाती है। लॉर्ड डफरिन ने तो सहमति दे दी, लेकिन अभी भी एक बात और बाकी बच रही है। बात क्या बच रही है कि भाई ब्रिटिश संसद इस बारे में क्या निर्णय लेगी कि कोई अंग्रेज व्यक्ति जो है वो भारतीयों के साथ मिलकर के भारतीयों के लिए एक राजनीतिक संगठन का निर्माण करें या ना करें। इस वजह से ये जुलाई 1885 के अंतर्गत जाते हैं ब्रिटेन। जुलाई 1885 में कहाँ जाएंगे, ब्रिटेन की संसद से ये क्या करेंगे, सलाह मशविरा करेंगे। आई बात समझ में। तो यहाँ से इन्होंने ब्रिटिश संसद जो है उसकी क्या प्राप्त कर ली है, अनुमति प्राप्त कर ली है इस प्रकार के एक संगठन की स्थापना करने के बारे में, ठीक बात है। तो मई 1885 के अंदर तो जो वायसराय है उनसे मिला और उसके बाद जुलाई 1885 के अंदर ब्रिटेन संसद के अंदर वो गए, ठीक है। और फिर वापस लौट आते हैं 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना करने के लिए। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो हमें ये यहाँ पर मिलता है कि जब ये एलन ऑक्टेवियन हुम
यहाँ डफरिन के पास में जाता है तो उससे पहले ही वो एक संगठन की स्थापना कर चुका होता है और वो इसी संगठन के बारे में इनसे बात करता है। वो संगठन स्थापित होता है 1884 के अंदर, इंडियन नेशनल यूनियन। क्या ये नाम लगता है? इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जो है वो एक संगठन की स्थापना इन्होंने यहाँ पर कर रखी होती है, ठीक है। और वो इसी को जो है वो क्या करता है, एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की बात की परमिशन जो है वो यहाँ पर ले रहे होते हैं। और इसी यूनियन की जो बैठक है वो 28 दिसंबर को आयोजित की गई है। कहाँ पर की गई है इसके बारे में अभी बात हम करते हैं, ठीक बात है। तो 28 दिसंबर 1885 की इसी यूनियन की क्या आयोजित की जा रही है? बैठक आयोजित की जा रही है बम्बई के अंदर। हालांकि ये जो बैठक है ये पहले तो पूना के अंदर होनी थी। कहाँ पे होनी थी? पूना में होनी थी। लेकिन पूना के अंदर क्या हो गया? हैजे का रोग फैल गया। क्या हो गया? हैजा फैल गया। तो इस वजह से अब पूना के स्थान पर ये बैठक कहां पर आयोजित की जा रही है? ये बैठक 28 दिसंबर 1885 को कहां पे आयोजित की जाएगी? बम्बई के अंदर आयोजित की जाएगी। बम्बई के अंदर भी कौन सी जगह पर, ये आपसे पूछ लिया जाता है। बम्बई के अंदर याद रखना ग्वालिया टैंक मैदान है। ग्वालिया टैंक के अंदर एक स्कूल है, वहां पे ग्वालियर टैंक मैदान में एक स्कूल है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन। क्या नाम है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल जो है, इस स्कूल के अंतर्गत इसमें ही क्या होती है? संस्कृत स्कूल, ठीक है। इस स्कूल में इसकी क्या होती है? प्रथम बैठक का आयोजन होता है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत भवन ग्वालियर टैंक बम्बई के अंदर क्या होता है? इसकी पहली बैठक का आयोजन होता है 28 दिसंबर 1885 के अंतर्गत। 28 दिसंबर 1885, ठीक है। इसको याद कर लेना है, आपसे कई बार ये पूछी जाने वाली है। पूना के अंदर मीटिंग होनी थी, लेकिन बाद में ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? बम्बई के अंदर आयोजित हुई है। अब बात करते हैं इस बम्बई की मीटिंग के बारे में। तो बम्बई की जो पहली मीटिंग हुई है इसे ही कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के नाम से हम जानते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रथम अधिवेशन के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक बात है। अब ये प्रथम अधिवेशन तो आयोजित हो गया, कहां पर आयोजित हो गया? बम्बई के अंदर। और इस प्रथम अधिवेशन के अंतर्गत ही टोटली कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि 72 व्यक्तियों ने भाग लिया है। कितने प्रतिनिधि यहां पर शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के? यहां पर देखिए, अभी हम इसको कांग्रेस भी नहीं बोल रहे, अभी हमें इसे बोलना चाहिए वो यूनियन ही, ठीक है। अभी हम इसका नाम कांग्रेस रखने वाले हैं। देखिए, इन 72 प्रतिनिधियों में से हम 2 प्रतिनिधियों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो जिन्होंने इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की, यानी कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई है? वो की गई है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं WC बनर्जी, ठीक बात है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इस प्रथम अधिवेशन की क्या की गई है? अध्यक्षता की गई है। लेकिन यहाँ पर हमें एक और व्यक्ति का नाम भी यहाँ पर याद रखना है। इसके अंदर भी भाग ले रहे हैं दादा भाई नौरोजी। कौन भाग ले रहे हैं? दादा भाई नौरोजी जो है वो इस बैठक के अंदर भाग ले रहे होते हैं। तो जो दादा भाई नौरोजी है, इन्हीं के सुझाव पर इन्होंने सुझाव दिया कि इसका जो नाम रखा गया इंडियन नेशनल यूनियन, ये ठीक नहीं है। तो क्या नाम रखना चाहिए? बोले इसका नाम जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव के ऊपर भी इन्होंने क्या किया है? अमल किया है। और इस प्रकार से नौरोजी के सुझाव के बाद इसका नामकरण क्या कर दिया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के अब अपना जो कांग्रेस है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना हो चुकी है और नामकरण भी हो चुका है। तो नामकरण किसके सुझाव पे हुआ है? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे क्या नाम हो गया इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम बन गया। फिर हमने बात करी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। किसकी बात करी है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्या है? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है। और ये जाति से क्या है भाई? ये जाति से ईसाई है। क्या है? ईसाई है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का प्रथम ईसाई जो है वो अध्यक्ष कौन था, तो वो कौन हो जाएगा? जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है वो ही क्या है? ईसाई है। और ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? बम्बई के अंदर आयोजित हुआ है। बम्बई के अंदर कहाँ पे हुआ है? ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के अंतर्गत ये आयोजित हुआ है, ठीक बात है। कब
हुआ है? 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। इसकी स्थापना सर्वप्रथम जो है वो किसके प्रयासों के द्वारा यहाँ पर हो रही है? एलन ऑक्टेवियन हुम नामक एक अधिकारी है, इनके द्वारा जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की स्थापना की जा रही है। एक अखिल भारतीय स्तर के संगठन की स्थापना की जा रही है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के अब हमने कांग्रेस की स्थापना कर दी है। अब हम कुछ और तथ्यों को देखते हैं कि जब ये कांग्रेस की स्थापना हो गई है तो फिर कांग्रेस के जो है और कौन कौन से सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होने वाले हैं। तो आने वाले कुछ 4 और 5 सालों के अंदर इसके प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति क्या रहेगी और इस संगठन के जो कार्यकर्ता है, जो अधिकारी है, उनकी नीति जो है वो किस प्रकार की रही होंगी, इसके बारे में हमें अध्ययन यहाँ पर कर लेना है। ठीक बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कुछ अधिवेशनों के बारे में। तो देखिए, आपके सामने भारत का नक्शा दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको आवर्धित रूप दे देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे भी और समझ में भी आए। ठीक है। तो देखिए, ये भारत का मैप हो गया आपके सामने। अब देखिए, इसमें शुरू करते हैं। तो इस नक्शे के माध्यम से हमें पहली चीज ये देखनी है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ है। पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो जगह है, यहाँ पर आपको एक जगह दिख रही है बम्बई। कौन सी जगह दिख रही है? बम्बई। ठीक है। तो ये हो गया बम्बई। बम्बई के अंदर कौन सा हुआ है? पहला अधिवेशन हुआ है। चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा पेन, इसका अच्छे से दिखेगा आपको। तो पहला अधिवेशन जो है वो हुआ है आपका बम्बई के अंदर, और बम्बई के अंदर 1885 में। कब हुआ है? 1885 के अंतर्गत हुआ पहला। और यहाँ पर हमने बात करी अध्यक्ष की, तो वो कौन है? WC यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक बात है। तो ये 3 चीज़ें हमें जो है वो पहले अधिवेशन के बारे में याद रखनी है। कब हुआ है? 1885 में हुआ है। कहाँ हुआ है? बम्बई में हुआ है। और अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये माने जाते हैं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, और ईसाई के भी, जो ईसाई हो और कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो तो वो भी कौन है? ये प्रथम अध्यक्ष माने जाएंगे। ठीक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर सेकंड आता है आपका दूसरा जो अधिवेशन है वो आपका आयोजित होता है कलकत्ता के अंतर्गत। कहाँ आयोजित होता है? कलकत्ता में। तो ये हो गया आपका कलकत्ता। ठीक बात है। ये कलकत्ता के अंदर आयोजित हो रहा है दूसरा वाला अधिवेशन। कब होगा? 1886 में। कब आयोजित होगा ये? 1886 के अंदर दूसरा। हर साल जो है वो इसका अधिवेशन जो है वो आयोजित किया जाने वाला है। 1886 के अंदर हो गया, दूसरा हो गया। यहाँ पर अध्यक्षता किसने करी है भाई? यहाँ पे अध्यक्षता करी है दादा भाई नौरोजी ने। किसने करी? दादा भाई नौरोजी ने जो है वो इसकी अध्यक्षता करी है। ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने पढ़ रखा है। ये कौन से संप्रदाय से संबंधित है? पारसी संप्रदाय से रिलेटेड रहे हैं। अब देखिए, आगे बात करते हैं। अगले बात करें तीसरे अधिवेशन के बारे में। तो जो तीसरा अधिवेशन है वो आपका होता है मद्रास के अंदर। ये हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है। और यहाँ आपका स्थित है मद्रास। ठीक है। तो तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ? मद्रास के अंदर हुआ। मद्रास के अंदर जो है ये कब हुआ है? 1887 में हुआ है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। किसके द्वारा हुई है? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, इनके द्वारा कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता हुई है। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष का क्या नाम है? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी क्या है? ये मुस्लिम है। ठीक है। तो ये प्रथम क्या हो गए? कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष हो गए बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास के अंदर 1887 में ये आयोजन हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं चौथा जो अधिवेशन है, ये हमने बात करी है तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो यहाँ पर आयोजित हुआ है ये कौन सा था? आपका दूसरे नंबर का। और इसके अलावा यहाँ पर हमने बात करी थी तो ये कौन सा था? पहले नंबर का आयोजन था। अब देखिए, आगे चल कर के और बात करें हम, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है चौथा अधिवेशन जो है वो यहाँ पर आयोजित हुआ है इलाहाबाद के अंतर्गत। कहाँ पर आयोजित हुआ है? इलाहाबाद। ठीक है। इलाहाबाद।
ये चौथा आयोजन हो गया, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद के अंतर्गत हुआ। अब इलाहाबाद के अंदर चौथा अधिवेशन, और यहाँ पर जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं जॉर्ज यूले, या जॉर्ज यूल भी नाम मिलता है कई स्थानों पर। तो जॉर्ज यूल जो है इसके द्वारा चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता हुई है। और चौथा अधिवेशन कब होगा भाई, 1888 में। कब हो जाएगा, 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ है, और अध्यक्षता किसके द्वारा हुई है, जॉर्ज यूल के द्वारा। ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इस प्रदेश के अंदर यहाँ पर चौथे अधिवेशन की क्या हुई है, अध्यक्षता हुई है जॉर्ज यूल के द्वारा, ठीक बात है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 अधिवेशन हो गए। अब जो 5वां अधिवेशन है वो पुनः कहाँ आयोजित किया जाता है, वो पुनः कहाँ पे होगा, बम्बई के अंदर ही आयोजित हो जाएगा, ठीक है। तो बम्बई के अंदर यहाँ पर और कौन सा हो गया, 5वां जो अधिवेशन है वो भी आयोजित हो गया। ये कब हो जाएगा, 1889 में। कब हो जाएगा, 1889 के अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो बम्बई में करते हैं भाई अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न। कौन करते हैं, विलियम वेडरबर्न जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, कांग्रेस की अध्यक्षता कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा शुद्ध कर देता हूँ, विलियम वेडरबर्न, ठीक बात है। ये हो गया आपके विलियम वेडरबर्न, ठीक है। तो विलियम वेडरबर्न के द्वारा 5वां अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ और उसकी अध्यक्षता की गई है 1889 के अंतर्गत। तो कुल मिलाकर के हमने इसको भारत के नक्शे के अंदर जो है वो एक एक करके 4 से 5 जो अधिवेशन है, 5 अधिवेशनों के स्थान, समय और अध्यक्षता करने वाले व्यक्तियों के बारे में हमें जानकारी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो देखिए फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला अधिवेशन बम्बई के अंदर 1885 के अंदर 28 दिसंबर, ठीक है। किसके द्वारा है, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, और ये क्या है, प्रथम ईसाई कांग्रेस के अध्यक्ष माने जाते हैं। उसके बाद में दूसरे के अंदर हमने बात करी तो दूसरा कलकत्ता के अंदर आयोजित हुआ 1886, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की है। और पूछ लिया जाए कि पारसी जो है उनका प्रथम पारसी अध्यक्ष कांग्रेस का कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। फिर तीसरे अधिवेशन की हमने बात करी, तीसरा अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ 1887 के अंतर्गत आयोजित हुआ है, और यहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं। उसके बाद चौथे के बारे में हमने बात करी, तो चौथा जो है वो इलाहाबाद के अंदर आयोजित हुआ 1888 के अंदर, और इसकी जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, जॉर्ज यूल के द्वारा की गई है। और बात कर लें कि जॉर्ज यूल के बारे में, तो ये ईसाई तो है ही है, लेकिन प्रथम जो यूरोपियन के बारे में हमसे पूछ लिया जाए, प्रथम यूरोपियन जो है वो अधिकारी कांग्रेस का कौन है, तो वो है प्रथम यूरोपियन कौन हो जाएगा आपके सामने, जॉर्ज यूल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में जॉर्ज यूल के बाद में 5वां जो है वो हमने देखा बम्बई के अंदर है 1889 के अंदर विलियम वेडरबर्न के द्वारा क्या की गई, कांग्रेस की अध्यक्षता की गई है, ठीक है। इसका जो है इस प्रकार का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। कांग्रेस के शुरुआती अधिवेशनों की हम बात कर रहे हैं। शुरुआती अधिवेशनों के अंतर्गत हमने पढ़ा है प्रथम सम्मेलन, और 1885 के अंदर बम्बई के अंदर आयोजित हुआ है, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। दूसरा सम्मेलन 1886 कलकत्ता में और दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता हुई है। तीसरा सम्मेलन 87 में मद्रास के अंतर्गत बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, और फिर चौथे सम्मेलन के अंदर बात करी 1888 इलाहाबाद के अंदर जॉर्ज यूल के द्वारा। 5वां सम्मेलन 1889 बम्बई के अंदर और विलियम वेडरबर्न के द्वारा क्या हुई है, इसकी अध्यक्षता की गई है, ठीक बात है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के कुछ उद्देश्यों को जानते हैं कि कांग्रेस के स्थापना जब की गई है तो इसके क्या उद्देश्य रहे होंगे, ठीक बात है। तो कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य जो है वो कांग्रेस के प्रथम जो अधिवेशन हुआ है बम्बई के अंदर, वहां पर दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो पारित किए गए हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो उद्देश्य रखे गए थे उसमें से पहला उद्देश्य हमको मिलता है कि जो भारत के लोग हैं उन भारतीयों के अंतर्गत जो है आपसी मित्रता और आपसी जो व्यक्तिगत जो मित्रता है, आपसी जो संपर्क है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। ये पहला इनका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि विभिन्न भारत के प्रांतों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या क्षेत्रीयता के नाम पर जो विद्वेष है, जो उनके बीच में संघर्ष है, उसको क्या करना है, मिटाना है, ठीक बात है। फिर तीसरा बिंदु इन्होंने ये रखा था कि जो भारतीय जनता है
उस जनता की जो मांगे हैं उन मांगों को इकट्ठी करना, यानी कि उसका सूत्रीकरण करना, और फिर उन मांगों को जो है वो क्या करना, ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, उन मांगों को उनके समक्ष रखना, यानी कि मांगों का सूत्रीकरण या एकत्रीकरण और फिर उसका प्रस्तुतिकरण, ये इसका तीसरा उद्देश्य माना गया था। और फिर बात करते हैं चौथे उद्देश्य के बारे में। तो चौथे उद्देश्य के अंतर्गत इन्होंने भारतीय जो शिक्षित वर्ग है उसकी विभिन्न राजनीतिक मुद्दों के ऊपर क्या राय है, इस राय को जानने का जो माध्यम है वो कांग्रेस की स्थापना है। कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाएगा, भारतीय शिक्षित वर्ग की राय को जानकर के विभिन्न राजनीतिक मुद्दों के ऊपर कि वो भारत के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन जो है राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत चाहते हैं उसको जानने का प्रयास जो है और सरकार के समक्ष रखने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया जाएगा, कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के कितने उद्देश्य स्थापित हुए थे, 4 उद्देश्य स्थापित हुए, जिसके अंतर्गत पहले के हमने देख लिया विभिन्न भारतीयों के अंदर संपर्क और क्या बनाना है, मित्रता की स्थापना करनी है। फिर हमने देखा देश प्रेमियों के मध्य जाति धर्म प्रांतीय क्या है विद्वेष जो है वो उसको मिटाना। फिर हमने देखा जनता की मांगों का क्या करना है, सूत्रीकरण और प्रस्तुतिकरण करना है, ताकि क्या हो सके ब्रिटिश सरकार को पता चले कि भारतीयों की मांग क्या है, भारतीयों की जरूरतें क्या है। फिर चौथा इन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक जो प्रश्न होंगे उन पे जो भारत का शिक्षित वर्ग है उसे क्या है, उनको क्या लगता है वो मत जो है वो सरकार के समक्ष सार्वजनिक रूप से रखना। तो ये 4 क्या मान लिए गए, इनके उद्देश्य मान लिए गए थे कांग्रेस के उद्देश्य। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हो गई है तो अब कांग्रेस की स्थापना, जब भी कोई नया कार्य होता है उसका पक्ष और विपक्ष यानी कि उसकी आलोचना भी होती है, उसको कुछ सफलताएं भी मिलती है, दोनों के बारे में बातें की जाती है। तो यहां पर भी जब कांग्रेस की स्थापना हुई है तो हम देखते हैं कि भारतीय जो विचारक है, भारतीय उदारवादी विचारक कह लें या भारतीय राजनीतिक विचारक कह लें, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में किस प्रकार की राय व्यक्त की है और जो अंग्रेज अधिकारी है या जो अंग्रेज है उनके द्वारा इस जो संगठन है इसके बारे में क्या कहा गया है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 2 विचारधाराएं मिलती है। पहली तो मिलती है सुरक्षावाल की विचारधारा, किसकी मिलती है, सुरक्षावाल की विचारधारा, और दूसरी हमको मिलती है तड़ित चालक की विचारधारा, तड़ित चालक। देखिए ये जो सुरक्षावाल की विचारधारा है ये सर्वप्रथम प्रदत्त की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय अपना एक पत्र है यंग इंडिया, कौन से पत्र के अंदर, यंग इंडिया के अंदर सबसे पहले जो है वो लाला लाजपत राय ने क्या किया है, इस चीज का प्रतिपादन किया सुरक्षावाल का। हालांकि इसका संपादन जो है वो विपिन चंद्र पाल के द्वारा किया जाता है इस समाचार पत्र का, लेकिन इस समाचार पत्र के अंदर इन्होंने अपना ये मत सबसे पहले दिया था। यानी कि अब बात करते हैं कि सुरक्षावाल है क्या, तो ये लाला लाजपत राय कहते हैं कि अंग्रेजों ने कांग्रेस को किसके रूप में उपयोग में लिया है, इन्होंने कांग्रेस को सुरक्षावाल के रूप में उपयोग में लिया है। यानी कि ये सुरक्षावाल के रूप में किसने उपयोग लिया है, अंग्रेजों ने। ठीक है, किसने, अंग्रेजों ने कांग्रेस का जो उपयोग है या जो कांग्रेस की स्थापना है वो इस रूप में की है। कांग्रेस की स्थापना किस स्वरूप के अंदर की है, सुरक्षावाल के रूप में करी है। यानी कि देखिए सुरक्षावाल का मतलब क्या हुआ, वास्तविक चीजें हम अगर बात करें, जैसे कोई एक पाइपलाइन है उसके अंदर से पानी जा रहा है पूरे प्रेशर के साथ में, और उसमें एक सुरक्षा वाल्व रखा जाता है कि यदि भाई प्रेशर बढ़ जाता है तो उस वाल्व में से होकर के क्या हो जाता है, वो वहां से पानी निकल जाता है, हवा बाहर निकलती है, तो उससे जो है वो प्रेशर बना रहता है। यही तो चीज है। तो इन्होंने भी यही समझाने की बात कही है कि लाला लाजपत राय ने कि अंग्रेजों ने क्या किया, जो भारतीयों का असंतोष था, भारतीय शिक्षित वर्ग का और भारतीय जनता का जो असंतोष है वो असंतोष 1857 की क्रांति के अंतर्गत एकदम से भड़क उठा था और उस क्रांति को दबाने में अंग्रेजों को काफी पसीने छूट गए थे। तो अब फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो, अब क्या हो, एक इस प्रकार का सुरक्षा वाल्व बने तो उस असंतोष को उसके जरिए क्या कर सके, बाहर निकाल सके। और इसी रूप के अंतर्गत इन्होंने कांग्रेस की स्थापना कर दी कि भाई कांग्रेस के अंदर स्थापना हो जाने के बाद भारतीयों का जो असंतोष है वो पहले यहाँ कांग्रेस में पहुंचेगा और कांग्रेस से फिर धीरे से बाहर निकलेगा, फिर जो है वो हमारे समक्ष यानी कि अंग्रेजों के समक्ष पहुंचेगा, तब तक क्या है, मामला ठंडा हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने इसकी स्थापना किस रूप में मानी है, एक सुरक्षा वाल्व के रूप में मानी है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ है, लाला लाजपत राय के द्वारा यंग इंडिया समाचार पत्र में। अब बात करते हैं तड़ित चालक की। तो तड़ित चालक का जो है ये अवधारणा भारतीय राजनीतिक विचारकों ने मानी है, भारतीय राजनीतिक विचारकों ने
कांग्रेस को क्या कहा है, तड़ित चालक की उपमा दी है। भारतीय राजनीतिक विचारक, देखिए इसको समझते हैं, तड़ित चालक क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि जैसे कि कोई विद्रोह होता है या फिर कोई आंदोलन खड़े होते हैं या फिर कोई ऐसी मांगे रखी जाती है सरकार के समक्ष जिसे सरकार मानना नहीं चाहती है और फिर उसके प्रति क्या करे सरकार कोई दमन चक्र चलाए, तो उसके अंतर्गत जो है वो एक जनता का बहुत बड़ा भाग जो है वो शामिल हो जाता है उस दमन चक्र के अंतर्गत। तो कांग्रेस ये चाहती है कि ये एक तड़ित चालक है। क्या है, तड़ित चालक है, यानी कि लाइटिंग करने का कार्य करता है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो राजनीतिक विचारक है वो ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजों को समय समय पर क्या करने के लिए, जगाने के लिए, समय समय पर जो है शॉट लगाने के लिए कि भाई हमारी भी ये मांग है, हमारी भी ये जो है वो आवश्यकताएं हैं, उन्हें बताने के लिए और उनके दमन चक्र को जनता तक पहुंचने से रोकने के लिए जो स्थापना हुई है वो किसकी हुई है, कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो कांग्रेस की स्थापना के प्रति दो अवधारणाएं थी जिसमें हमने बात करी सुरक्षा वाल्व की और तड़ित चालक के बारे में। इन दोनों के बारे में हमने बात को समझ लिया है और लाला लाजपत राय ने ये प्रतिपादित किया था सुरक्षा वाल्व की, और जो भारतीय राजनीतिक विचारक है वो कांग्रेस को जो है किस रूप में देख रहे हैं, एक तड़ित चालक के रूप में देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये तो होगी आपकी कांग्रेस की जो है वो प्रणाली, उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो कांग्रेस है उसकी स्थापना हो गई 1885 में, और अब 1885 से लेकर के आने वाले 10 वर्षों तक जो है वो 1905 तक, मतलब 20 वर्षों तक जो किस प्रकार की इनकी कार्यप्रणाली रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि ये जो है इसको हम उदारवादी युग के नाम से पढ़ रहे हैं। कौन से युग के नाम से पढ़ रहे हैं, उदारवादी युग के नाम से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात यह आ जाती है कि भाई इस उदारवादी का क्या मतलब हुआ। तो देखिए उदारवादी का मतलब है कि अपनी मांग को, अपनी आवश्यकताओं को सरकार के समक्ष संवैधानिक तरीके से रखना। संवैधानिक तरीके से क्या है, मांग प्रस्तुत करना, वो कौन सा हो जाएगा, संवैधानिक तरीके से। संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रखना क्या होता है, उदारवादी तरीका होता है। संवैधानिक तरीके से मांगों को क्या करना, सरकार के समक्ष रखना। ठीक है, मांगों को सरकार के समक्ष रखना क्या कहलाएगा, ये आपका उदारवादी तरीका कहलाएगा, सरकार के समक्ष रखना। ठीक बात है, ये कौन सा तरीका हो गया, उदारवादी तरीका। अब उदारवादी तरीके की कार्यप्रणाली को समझते हैं कि भाई उदारवादियों ने अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रखा। तो संवैधानिक तरीके भी कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है प्रार्थनाओं के द्वारा, यानी कि प्रार्थना पत्रों के द्वारा। किसके द्वारा, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, यानी कि प्रार्थना पत्र लिखे सरकार को, कि सरकार को लिखा कि टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, है ना, इस प्रकार से नहीं। क्या लिखा है कि श्रीमान से यह निवेदन है कि हमारी ये मांग है और इस मांग को जो है वो आप ही सुलझा सकते हो और हमारी मांग पूरी करके अनुग्रहित करावे। यानी कि बहुत ही रिक्वेस्ट वाली भाषा के अंदर इन्होंने क्या लिखे हैं, सरकार को प्रार्थना पत्र लिखे। अब भेज दिए प्रार्थना पत्र, तो अब प्रिंसिपल साहब छुट्टी दे कि नहीं दे वो तो प्रिंसिपल साहब पे डिपेंड करता है। यानी कि प्रार्थना पत्र जब पहुंच गए गवर्नर के पास, वायसराय के पास पहुंच गए, लेकिन उन पे सुनवाई जो है वो होनी है कि नहीं होनी है वो तो उनका ही अधिकार है। अब हम ये क्या करने वाले हैं, उदारवादी युग के अंतर्गत वापस से क्या करेंगे, जो प्रार्थना पत्र भेजा है उसका क्या किया इन्होंने, स्मृति पत्र लिखा। स्मृति पत्र का मतलब वो ये लिख करके भेजते हैं कि श्रीमान आपको हमने पहले एक प्रार्थना पत्र दिया है जिस पे आपने अभी तक कोई कार्य या निर्णय नहीं किया है, अब आप क्या कीजिए, उस पर कुछ निर्णय करके हमें वापस पुनः क्या करवाइए, अनुग्रहित करवाइए। तो ये क्या हो गया, स्मृति पत्र, यानी कि उनको याद दिलाना कि भाई हमारी ये मांगे भी है। उसके बाद में हम देखते हैं प्रतिनिधि मंडल। क्या है, प्रतिनिधि मंडल। तो प्रतिनिधि मंडल का क्या मतलब हुआ कि कुछ लोगों का एक समूह बनाया जाएगा, एक दल बनाया जाएगा और उन लोगों को जो है वो गवर्नर जनरल या वायसराय के पास में भेजा जाएगा। वो उनको जाकर के बताएंगे कि हमने आपको फलानी डेट में प्रार्थना पत्र लिखा था, फिर फलानी डेट के अंदर स्मृति पत्र लिखा है, अब हम खुद आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पर आपके पास में आए हैं। अब ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये कांग्रेस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ वायसराय को ही नहीं भेजे गए हैं। ये प्रतिनिधि मंडल वायसराय से तो मिले ही मिले, साथ ही साथ ये जो प्रतिनिधि मंडल है ये ब्रिटिश संसद में भी भेजे जाते थे। ब्रिटिश संसद तक जो है वो भी ये भेजे गए थे। यानी कि दोनों जगहों की बात कर रहे हैं हम। ब्रिटेन के अंदर भी उस समय के अंतर्गत जो है इन प्रतिनिधि दलों को भेजा गया था और वायसराय से मिलने के लिए भी इन प्रतिनिधि मंडलों को क्या किया गया, भेजा गया था। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ इनके द्वारा जो सार्वजनिक भाषण दिए जाते थे,
क्या दिए जाते थे, सार्वजनिक भाषण जो है वो भी एक तरीके से उदारवादियों का क्या था, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का एक उदारवादी तरीका था। यानी कि ये सार्वजनिक भाषण के अंतर्गत कहते थे, जैसे कि कोई जो बड़े लोग हैं, बड़े नेता है, तो उनका भाषण तो लगभग सभी सुनते ही हैं, और एक कुशल जो प्रशासक होता है वो हर मुद्दे पर ध्यान रखता है, तो वो सुनेगा जरूर कि भाई किस भाषण में क्या मांग हुई है। तो ये उदारवादी जो लोग हैं वो सार्वजनिक भाषणों के माध्यम से, प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, स्मृति पत्रों के माध्यम से और प्रतिनिधि मंडलों को भेज करके सरकार के समक्ष क्या रखते हैं, अपनी मांगे रखते हैं। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि चलिए हमने समझ लिया कि संवैधानिक तरीका क्या होता है, अर्थात किस तरीके से मांग हमने सरकार के समक्ष रखनी है। लेकिन अब हमें यहाँ पर यह भी समझना है कि सर्वप्रथम जब कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 तक का जो हम उसका कार्यप्रणाली को समझ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत सरकार से उदारवादियों ने, यानी कि कांग्रेस के प्रारंभिक वर्ग के लोगों ने किस प्रकार की मांगे जो है वो सरकार के समक्ष रखी है। तो देखिए, इन मांगों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इन मांगों को हमने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा और सभी प्रकार के संवैधानिक तरीकों से जो मांग सरकार के समक्ष रखती है ये कांग्रेस, उनमें हम सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक मांग के बारे में, फिर हम बात करेंगे आधुनिक औद्योगिकरण की मांगों के बारे में, फिर कुछ प्रशासनिक सुविधाएं मांगी है, फिर इन्होंने क्या मांगी है, स्वतंत्रता मांगी है। कौन सी स्वतंत्रता है वो भी समझेंगे। ये यहाँ पर हम आजादी की बात अभी नहीं करने वाले हैं, अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो आगे पूरी फिल्म बाकी है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात हम कह रहे हैं आर्थिक मांग की बात। तो इसमें देखिए इनकी आर्थिक मांग क्या होती है। ये कहते हैं कि भाई आप जो राष्ट्रीय आर्थिक नीति बनाते हो, अंग्रेजों को ये कह रहे हैं कि ये आप क्या बना रहे हो, राष्ट्रीय आर्थिक नीति। तो इस राष्ट्रीय आर्थिक नीति का आधार आपका क्या है, इस राष्ट्रीय नीति का आधार क्या है? तो उसमें ये कहते हैं कि भाई आधार तो है आपका इंग्लैंड का फायदा। किसका फायदा है? इंग्लैंड का फायदा। ठीक है, इंग्लैंड का जो लाभ हो उस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, आर्थिक नीति बनाते हैं। इन्होंने कहा, यानी कि कांग्रेस के उदारवादी वर्ग ने कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपकी आर्थिक नीति भारत के अंदर बन रही है और वो किसके मद्देनजर रख करके बना रहे हो आप? इंग्लैंड के लाभ को नहीं, किसका लाभ होना चाहिए? यहाँ पर जो आपकी आर्थिक नीति बननी है उसमें मद्देनजर किसका रखना है? भारत के लाभ को जो है वो यहाँ पर आप क्या कीजिए, वरीयता दीजिए। ठीक है, तो ये पहली मांग की जा रही है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक शब्द के अंदर एक ही बात, ये पूरी बात को लिखना चाहें तो ये कहते हैं कि ये साम्राज्यवादी जो नीति है, कौन सी है? आपकी साम्राज्यवादी आर्थिक नीति। कौन सी नीति? साम्राज्यवादी आर्थिक नीति को क्या करना है? बंद करने की मांग करते हैं। नीति को समाप्त करने की ये क्या कर रहे हैं? सरकार से मांग करते हैं, को समाप्त करने की मांग। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के आर्थिक भाग की हमने बात करी कि उदारवादियों की आर्थिक मांग किस प्रकार की रही है। तो उदारवादियों के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा भी है, दादा भाई नौरोजी और धन निष्कासन के सिद्धांत का जो है वो यहाँ पर हमने उल्लेख किया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के अंतर्गत। तो हमने यहाँ पर यह भी अध्ययन किया है कि जो सेकंड कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसके अंदर दादा भाई नौरोजी को क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। तो सीधी सीधी बात है, आर्थिक मुद्दे पर जो इनकी मांग है वो ये है कि यदि जो और आप राष्ट्रीय आर्थिक नीति बनाते हो उसका आधार जो है वो इंग्लैंड का लाभ ना होकर के क्या होना चाहिए? भारत का लाभ होना चाहिए, भारतीय जनता का लाभ होना चाहिए। और उसके साथ साथ हम इसको कह देते हैं कि साम्राज्यवादी आर्थिक नीति का परित्याग करने की मांग जो है वो उदारवादियों के द्वारा अंग्रेजी सरकार से की गई। नेक्स्ट आगे बढ़े हैं तो देखते हैं आधुनिक औद्योगिकरण। ये क्या मांग रहे हैं? आधुनिक औद्योगिकरण मांग रहे हैं। इस आधुनिक औद्योगिकरण की मांग के अंतर्गत ये कहते हैं कि जो भू राजस्व लिया जा रहा है, क्या है? जो भू राजस्व लिया जा रहा है इसमें ये कमी चाहते हैं। भू राजस्व में क्या करें? कमी करें। ठीक है, यानी कि किसानों के भले की बात यहाँ पर इनके द्वारा मांग की जा रही है। उसके अलावा ये कहते हैं कि यदि आप भू राजस्व कम करोगे तो साथ साथ आपको और भी क्या कार्य करना है? सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कीजिए। किसका विस्तार मांग रहे हैं ये? सिंचाई सुविधाओं का विस्तार जो है वो अगर आप करते हो तो यहाँ से किसानों को जो है वो खुशहाली प्राप्त होगी। तो पहली मांग इनके द्वारा क्या हुई? भू राजस्व में कमी की। दूसरी मांग क्या हुई है? सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने की। इसके अलावा ये कहते हैं कि भारतीय जो उद्योग है, भारतीय उद्योगों को जो है वो आप क्या दीजिए? संरक्षण दीजिए। भारतीय उद्योगों को संरक्षण की मांग करते हैं।
ठीक है, भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की मांग ये कर रहे हैं अंग्रेजी सरकार से। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा है यहाँ पर कि आधुनिक औद्योगिकरण की जो इनकी मांग है उसके अंतर्गत ये भू राजस्व में कमी चाहते हैं, सिंचाई सुविधाओं के अंदर विकास चाहते हैं और भारतीय उद्योगों का क्या चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं। फिर बात करते हैं हम प्रशासनिक सुधार के बारे में। तो देखिए, प्रशासनिक सुधार की बात करें तो इन्होंने प्रशासनिक सुधार में भी कई सारी मांगे रखी थी, जैसे कि प्रशासन में भारतीयकरण। क्या बात मांग रखी है इन्होंने, प्रशासन में भारतीयकरण, ठीक है, यानी कि भारतीयों को प्रशासनिक पदों में शामिल करना, ये इनकी प्रथम मांग हो गई, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई आप अपने सैनिक खर्चे में थोड़ी कमी करें, सेना के खर्च के अंदर क्या करें, सेना के खर्च में कमी करें, जिससे क्या हो सके, भारत का जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो सारा राजस्व सेना के खर्च के रूप में, सेना के वेतन के रूप में कहाँ पहुंच रहा है, इंग्लैंड पहुंच रहा है। तो इसमें ये क्या मांग रहे हैं, कुछ कटौती मांग रहे हैं। इसके अलावा देखिए इन्होंने कहा है, तीसरी मांग ये करते हैं कि यहाँ पर आपके द्वारा जो कार्यपालिका स्थापित की गई है, मतलब अंग्रेजी प्रशासन व्यवस्था की कार्यपालिका और इनके द्वारा यहाँ पर स्थापित की गई है न्यायपालिका, ये दोनों ही जो है ये कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कार्यपालिका व न्यायपालिका में क्या मांग रहे हैं, पृथक्करण मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई आप इन दोनों को अलग कीजिए ताकि जो है वो न्याय भी आसानी से मिल सके और जनता का शोषण भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत भी जो इनकी मांग है वो भी वाजिब तरीके की रही है कि प्रशासन में भारतीयकरण की मांग कर रहे हैं, भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा शामिल कीजिए प्रशासन में, और सेना का जो खर्च किया जा रहा है उसके अंदर क्या कीजिए, आप थोड़ी कमी कीजिए। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका आपने बना रखी है उसका क्या करना है, उसको पृथक पृथक कीजिए ताकि जो है वो भ्रष्टाचार जो है वो फैला, उसको रोका जा सके, भारतीयों को समान रूप से न्याय दिलाया जा सके। इसके बाद में हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बारे में भी मांग करिए। तो क्या उन्होंने भारत को आजाद करने की मांग कर डाली है, नहीं। जो कांग्रेस का प्रथम जो कार्यकाल हम देखते हैं 1905 तक का, उसमें जो है वो स्वशासन की या भारत की आजादी की मांग नहीं की जाती है। यहां पर मांग की जाती है स्वतंत्रता के तहत हम बात करें तो यहां पर मांग होती है भाषण की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता मांग रहे हैं, भाषण की स्वतंत्रता मांग रहे हैं, यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है वो क्या कर सके, अपने स्वतंत्र रूप से है वो भाषण दे सकता है। यानी कि भाषण के साथ साथ मैं यहाँ पे क्या लिख लूँ, अभिव्यक्ति, क्या लिख लेते हैं, अभिव्यक्ति की क्या मांग रहे हैं, ये स्वतंत्रता मांग रहे हैं। भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या यहाँ पर और बात कर ले तो ये कहते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, एक राजनीतिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि राजनीतिक संगठन बनाना, इसकी भी ये क्या मांग रहे हैं, स्वतंत्रता मांग रहे हैं। संगठन बनाने की, भाषण देने की और अभिव्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से हो सके, इस प्रकार की मांग जो है वो इनके कांग्रेस के शुरुआती चरण के अंतर्गत की गई थी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की मांगों के बारे में हमने अध्ययन किया, जिसमें पहली हमने देखी थी आर्थिक मांग। तो आर्थिक मांग के अंतर्गत हमने देखा कि जो साम्राज्यवादी आर्थिक नीति है उसका परित्याग करने की मांग की गई है। फिर हम देखा है आधुनिक औद्योगिकरण, इसमें हमने बात करी थी भू राजस्व में कमी, सिंचाई सुविधाओं का विकास, साथ ही साथ क्या करें, भारतीय जो घरेलू उद्योग है उनको क्या करें, उद्योगों को संरक्षण प्रदान करें। उसके बाद हमने प्रशासनिक सुधारों के अंदर की जो मांग की बात करी तो उसमें हमने कहा था कि कांग्रेस के जो प्रयासों के द्वारा ही जो है वो मांग की गई है कि प्रशासन में भारतीयकरण किया जाए, सेना के खर्च के अंदर कमी होए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और साथ ही साथ इन्होंने आईसीएस परीक्षा को भी भारत में करवाने की मांग करी थी। और 1886 में कांग्रेस के प्रयत्नों के साथ ही जो है वो भारत में भी ये परीक्षा आयोजित होने लग गई थी। उसके बाद में हमने बात करी थी स्वतंत्रता के बारे में, तो ये भाषण, विचार, अभिव्यक्ति, संगठन बनाने की इत्यादि की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर करते हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की कार्यप्रणाली को हमने समझा। कब तक की स्थिति की बात करी हमने, 1905 तक की जो है इनकी किस प्रकार की प्रक्रिया रही है 1885 से लेकर के, उस बारे में हमने बात करी। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब ये कांग्रेस की स्थापना हुई है तो उसी समय समानांतर सरकार तो चल रही है ना, मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार की इस संगठन के प्रति क्या नीति रही है, तो आइए अध्ययन करते हैं ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के प्रति नीति का। सबसे पहले बात करनी है प्रारंभिक क्या नीति थी, फिर हमें बात करनी है 1883 के बाद में क्या नीति रही है, और फिर हमें बात करनी है लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या जो है वो रही है। यहाँ पे 1883 जो है ये जो आप है इसको काट लीजिए और यहाँ पे लिखिए 1887 के बाद, ठीक बात है।
तो 1887 के अंदर जाकर के नीति के अंदर जो है वो कुछ क्या होगा, परिवर्तन होगा। और फिर एक व्यक्ति आएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का अगर हम कार्यकाल देखें तो वो यहाँ पर हो जाता है 1899, और 1899 से लेकर के 1905 तक का कार्यकाल इनका रहता है। तो इस समय जो है लॉर्ड कर्जन एक अत्यंत मतलब प्रतिक्रियावादी व्यक्ति है, और इनके द्वारा भी कांग्रेस के प्रति क्या नीति रही है उसका जो है हम अध्ययन करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि ब्रिटिश सरकार की वास्तविक रूप से जो है वो कांग्रेस के प्रति क्या नीति रही है। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रारंभ के अंतर्गत नीति किस प्रकार की रही है। तो देखिए बात कर लेते हैं पहले अधिवेशन की। तो पहले अधिवेशन का जो आयोजन हुआ है वो तो ए.ओ. हुम ने क्या किया है, लॉर्ड डफरिन से पूछ करके ही किया है। इसकी स्थापना भी क्या हुई है, सरकार से, ब्रिटिश सरकार से पूछ करके ही हुई है। तो पहले में तो सहयोगी भावना रही है। अब बात करते हैं दूसरे अधिवेशन की। कौन सा अधिवेशन, सेकंड अधिवेशन, ठीक है। तो ये जो सेकंड अधिवेशन आयोजित हुआ है, इस सेकंड अधिवेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये आयोजन हुआ था कलकत्ता में। कहां पर हुआ था, कलकत्ता में। ये भी हमने पढ़ लिया था। सेकंड आयोजन कहां पे हुआ है अधिवेशन का, कलकत्ता में हुआ है। और कलकत्ता में इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद में, कलकत्ता में ही अधिवेशन की समाप्ति के बाद में ही डफरिन ने, किसने, लॉर्ड डफरिन जो है यहाँ का वायसराय है, भारत का उस समय का तत्कालीन वायसराय। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, कांग्रेस कमेटी जो है, मैं यहाँ पे कमेटी लिख लेता हूँ, कांग्रेस कमेटी को जो है वो दावत दी है, गार्डन पार्टी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, गार्डन पार्टी जो है वो दे रहे हैं यहाँ पर। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अभी तक जो मामला है समर्थन का चल रहा है, आपसी जो है वो सामंजस्य यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि प्रारंभ में सेकंड अधिवेशन तक 1886 तक मामला ठीक ठाक चल रहा है। 1886 के अधिवेशन की समाप्ति तक जो है कांग्रेस के मंच से सरकार का कोई विरोध नहीं हुआ, और सरकार के मंच से कांग्रेस का कोई विरोध नहीं हुआ। यहाँ तक कि लॉर्ड डफरिन जो है वो इन कार्यकर्ताओं को, अर्थात इन प्रतिनिधियों को क्या कर रहे हैं, स्वयं के व्यक्तिगत खर्चे के ऊपर जो है वो इनको एक गार्डन पार्टी दे रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे अधिवेशन के बारे में। देखिए यहां से हम बात कर लेते हैं थर्ड अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन आ गया आपका, थर्ड अधिवेशन। तो ये जो तीसरा अधिवेशन है ये कहां पर आयोजित हुआ है, जरा बताना, आपको पढ़ाया हुआ है, कहां पे हुआ है, अभी पढ़ा है हमने। ये हुआ है तीसरा अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ, मद्रास के अंदर जो है वो अधिवेशन आयोजित हुआ है। और इस अधिवेशन के अंतर्गत पहली बार कांग्रेस के मंच से क्या हुआ है, कांग्रेस के मंच से सरकार की नीतियों की आलोचना हुई है। कांग्रेस के मंच से क्या हुआ है, सरकारी नीतियों की आलोचना हुई। पहली बार ये हो रहा है, सरकारी नीतियों की क्या हुई है, आलोचना हुई है। अभी तक तो सरकार को पता नहीं है कि कांग्रेस ये कार्य भी कर सकती है क्या। इन्होंने सोचा है कि भाई ये संगठन तो हमारा ही बनाया हुआ है, तो हमारे हिसाब से चलने वाला है। लेकिन कांग्रेस क्या करती है, अपने तीसरे अधिवेशन के अंतर्गत, यानी कि तीसरा अधिवेशन कब हो रहा है, 86-85 के अंदर, इसके पहला 86 और 87 के अंदर क्या हुआ, तीसरा। तो हमने यहाँ पे लिखा है 1887 के बाद में क्या स्थिति रही है, क्योंकि पहली बार 1887 से जो तीसरा अधिवेशन हो रहा है यहाँ पर, उस तीसरे अधिवेशन के अंदर ही क्या किया जा रहा है, सरकार की नीतियों का जो है वो क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। ये हो गया आपका ऊपर वाला पहला, फिर हो गया ये आपका दूसरा भाग, यानी कि 1887 के बाद की स्थिति। अब यहां पर देखिए तीसरे अधिवेशन को तो हमने निपटा लिया, फिर हम पढ़ते हैं चौथे अधिवेशन की बात। तो यहां से अगर हम बात करें फोर्थ अधिवेशन की, आगे बढ़ते हैं। चौथा अधिवेशन जो है, चौथा अधिवेशन ये कहां पर आयोजित होता है भाई, ये होता है चौथा अधिवेशन आपका इलाहाबाद के अंतर्गत। कहां हो जाएगा, इलाहाबाद, ठीक बात है। अब यहां पर समझते हैं, देखिए इलाहाबाद के अंतर्गत ये आयोजन नहीं हो, इसके भरसक प्रयास जो है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए थे। यहाँ पर जो हॉर्बर्ट करके एक यहाँ के इलाहाबाद के ही जो गवर्नर है, उन्होंने गवर्नर जनरल को भी पत्र लिखा और स्वयं ने भी ऐसी पूर्ण कोशिश की कि कांग्रेस का जो ये चौथा अधिवेशन जो हम बात करने वाले हैं, ये यहाँ पर इलाहाबाद के अंदर आयोजित नहीं हो सके, ठीक है। तो इलाहाबाद अधिवेशन के अंदर जो है वो यहाँ पर सरकार का क्या हो गया था, सरकार का यहाँ पे इसको क्या हुआ था, सरकार का विरोध का सामना करना पड़ा था चौथे अधिवेशन के अंतर्गत। किसको, कांग्रेस को, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, इनको एक और सुविधा मिल जाती है। हालांकि ये अधिवेशन विरोध तो हुआ, लेकिन आयोजित तो इलाहाबाद के अंदर ही हुआ, और इलाहाबाद के अंदर ही यहां पर दरभंगा के राजा है, दरभंगा के राजा,
के राजा जो है इनके द्वारा क्या किया गया था, दरभंगा के राजा ने इनको लॉथर काउंसिल जो है वो खरीद करके दे दिया था, जहाँ पर इन्होंने क्या करी, अपने जो है वो कांग्रेस की बैठक करी थी। लॉथर काउंसिल ये खरीद कर दिया, ठीक है। लॉथर काउंसिल जब खरीद करके दरभंगा के राजा ने दिया तो यहाँ पर इन्होंने क्या करी, अपनी बैठक का आयोजन किया। लेकिन यहाँ पर विरोधी तत्व भी जो है वो मौजूद है। देखिए, बात कर ले इनके समर्थन की तो ये राजा तो जो है वो क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्या किया जा रहा है, इनका विरोध भी किया जा रहा है इस कांग्रेस के अधिवेशन का। कहाँ पे आयोजित होने का, इलाहाबाद में आयोजित जब हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक व्यक्ति का नाम मिलता है, जैसे कि एक नाम हम पढ़ लेते हैं, बनारस के राजा। कहाँ के राजा है, बनारस के राजा है, बनारस के राजा है शिव प्रसाद। क्या नाम मिलता है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनके द्वारा क्या किया गया है, इस आयोजन का, कांग्रेस के आयोजन का, यहाँ पर आयोजन इलाहाबाद के अंदर जो आयोजन हुआ इसका विरोध किया जाता है। इसके अलावा देखिए और कौन विरोध करता है यहाँ पे, सर सैयद अहमद खान। कौन करते हैं, सर सैयद अहमद खान जो है वो भी यहाँ पर इस आयोजन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं इलाहाबाद के अंतर्गत। इलाहाबाद जो है वो इनकी कर्मस्थली मानी जाती है, किसकी, सर सैयद अहमद खान की। यहाँ पर इनका बहुमत ज्यादा है और इनको ये लग रहा है कि कांग्रेस अगर यहाँ पर प्रवेश कर गई तो इनका जो रुतबा है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। इस वजह से भी ये क्या कर रहे हैं, सर सैयद अहमद खान जो है वो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, किसका, कांग्रेस के इस अधिवेशन का यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो तीसरा अधिवेशन हमने पढ़ा है, मद्रास अधिवेशन, जिसके अंतर्गत हमने कहा था कि इस अधिवेशन के अंदर जो है सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से ब्रिटिश सरकारी नीतियों की क्या की गई थी, आलोचना की गई थी। और इसी अधिवेशन की समाप्ति पर यहाँ पर सी राजगोपालाचारी है, इन सी राजगोपालाचारी ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरोध के स्वरूप में कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित की, कुछ अंक छापे उन्होंने और उसे जो निःशुल्क जो है वो मद्रास की जनता के अंदर बंटवा दिया था। तो इस प्रकार का कार्य होने की वजह से अब ब्रिटिश सरकार जो है वो क्या कर रही है, कांग्रेस का विरोध कर रही है। और जिस विरोध को हमने पूर्ण जो रूप के अंतर्गत देखा है वो चौथे कांग्रेस के अधिवेशन से यहाँ से विरोध प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद में बात आती है लॉर्ड कर्जन की। किसकी बात आती है, लॉर्ड कर्जन की। और लॉर्ड कर्जन ने नीति पे काम किया है और वो नीति कौन सी है, फूट डालो व राज करो की नीति। और इसी नीति के तहत इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस का जो एक विरोधी धड़ा खड़ा हो रहा है, यानी कि कुछ जो लोग हैं वो कांग्रेस का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख नाम हमने लिख लिया है सर सैयद अहमद खान का। तो सर सैयद अहमद खान का इन्होंने क्या किया है, समर्थन करते हुए यहाँ पर सैयद अहमद खान ने एक पैट्रियटिक एसोसिएशन, क्या नाम बनाते हैं, हिंदुस्तान पैट्रियटिक एसोसिएशन नाम से एक संगठन बनाते हैं, हिंदुस्तान पैट्रियटिक एसोसिएशन। इस पैट्रियटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा हो जाती है, ये हो जाती है आपके सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और यहाँ पर इस पैट्रियटिक एसोसिएशन के मंच पर जो है यहाँ पर सभी कांग्रेस विरोधी जो है वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। इन्होंने कार्य प्रारंभ किया है किसका, कांग्रेस का विरोध करना और सरकार का क्या करना, समर्थन करना। ये कार्य इस पैट्रियटिक एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ से कांग्रेस के खिलाफ में भी एक धड़ा जो है वो प्रारंभ हो जाता है, जिसको क्या प्राप्त है, ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त है। तो कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत हमने यहाँ पर चर्चा करी है कि ब्रिटिश सरकार की क्या जो कांग्रेस है उसके प्रति किस प्रकार की नीति रही है, जिसमें हमने देखा प्रारंभ के अंतर्गत जो दूसरा अधिवेशन है उसके अंतर्गत तो क्या करते हैं, लॉर्ड डफरिन जो है वो गार्डन पार्टी देते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधियों को। फिर हमने देखा तीसरा अधिवेशन जो है वो आयोजित होता है मद्रास के अंदर और इस यहाँ से प्रथम बार जो है सरकार की आलोचना हुई और कुछ ऐसे कार्य किए गए जिस वजह से सरकार विरोध प्रारंभ करती है। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित नहीं होने देने के सरकार पूर्ण प्रयास करती है, लेकिन दरभंगा के राजा की सहायता से वो आयोजन इलाहाबाद में होता है। फिर भी जो है वो अहमद खान और कुछ राजा, जैसे कि बनारस के राजा का नाम हमने देखा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इनके द्वारा क्या होता है, कांग्रेस का यहाँ पर विरोध किया जाता है। इस विरोध के बाद में सरकार की जो नीति है वो फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने लग जाती है। और इसका जो हम चरम परिणति है वो यहाँ पर जाकर के कर्जन के शासनकाल में देखते हैं कि वो क्या करते हैं, कर्जन कहते हैं कि मैं कांग्रेस को भरभरा करके गिरता हुआ देखना चाहता हूँ, कांग्रेस मरने वाली है और मैं अपने काल के अंतर्गत ही, यानी कि जब तक मैं भारत में हूँ तब तक जो है वो कांग्रेस की मृत्यु का जो अंतिम पल है वो शांति से कांग्रेस को मरते हुए मैं देख सकूं, यही मेरी इच्छा है। ये जो कथन है वो लॉर्ड कर्जन का कथन माना जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति।
अब हम अगले भाग के अंतर्गत जब आगे बढ़ते हैं तो हम अगले भाग में लेते हैं बंगाल का विभाजन। यानी कि जब बंगाल का विभाजन है, ये भी लॉर्ड कर्जन की जो है वो फूट डालो और राज करो की नीति का ही क्या माना गया है, एक भाग माना गया है। तो अब बंगाल के विभाजन के समय में कांग्रेस की क्या स्थिति रही है, कांग्रेस के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया है, बहिष्कार आंदोलन चलाया, वो सारी जो जानकारी है वो अब हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। तो देखिए, बंगाल विभाजन को समझें उससे पहले हम बंगाल की उस समय की स्थिति के बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने थोड़ा आवर्धित रूप दे दिया है, अब आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, ये भारत का नक्शा आपके सामने रखा हुआ है और हम बात करने वाले हैं बंगाल विभाजन की, यानी कि 1905 की बात करने वाले हैं। 1905 में बंगाल का क्या किया गया था, विभाजन किया गया था। तो देखिए, अब हम यहाँ से बात को प्रारंभ करते हैं और हम देखते हैं कि ये बंगाल किस प्रकार की स्थिति में उस समय था, ताकि हम समझ सकें कि जो विभाजन हुआ वो किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, वर्तमान का जो पूरा वेस्ट बंगाल जो हमारे सामने लिखा हुआ है, ये पश्चिमी बंगाल और ये हो गया आपका उड़ीसा, तो दोनों जो है वो उसी के अंदर मिले हुए। यानी कि अगर हम सीमांकन का कार्य कर लें तो मैं इसका थोड़ा कलर भी चेंज कर लेता हूं, आपको आसानी से दिखेगा। देखिए, यहां से हम प्रारंभ करते हैं, ये उड़ीसा की सीमा है। ठीक है, ये उड़ीसा की सीमा से होता हुआ हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और ये झारखंड को भी ले लेते हैं। देखिए, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। झारखंड को आपको लगेगा कि सर आप तो अभी बंगाल की बात कर रहे हो, झारखंड कहाँ से पहुँच गए। तो देखिए, अभी समझाते हैं आपको ये क्या चीज़ है। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हुए असम का भाग है ये ले लेते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए यहाँ से ये भाग जो है त्रिपुरी के ऊपर वाला भाग होता हुआ, ये जो बंगाल है, वर्तमान में बांग्लादेश है, ये जो भाग है, इस भाग का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। इसके बीच के अंतर्गत देखिए जो चीज़ें हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये जो चीज़ है, ये हमने वर्तमान भारत की सीमा रेखा बनाई थी यहाँ पर, जो कि इसको हम समझने के लिए यहाँ से हटा देते हैं। तो ये जो भाग अब आपके सामने आया है, इस भाग को हमने क्या नाम दिया है, उस समय के बंगाल का नाम दिया है। ठीक है, ये इस समय बंगाल का क्षेत्र है। यानी कि वर्तमान उड़ीसा आ गया इसके अंदर, उसके अंदर बिहार आ गया, झारखंड वर्तमान आ गया, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल आ गया, असम का क्षेत्र आ गया और बांग्लादेश का क्षेत्र आ गया, वर्तमान जो बांग्लादेश राष्ट्र है उसका। देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जो छत्तीसगढ़ है, ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के ये 3 राज्य जो है सन 2000 के अंदर जो है निर्मित हुए थे। पहला छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से, झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर के बना और उधर उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड जो है वो अलग होकर के एक नया राज्य बना था। तो हम बात कर रहे हैं 1905 के टाइम के बंगाल की। तब का जो बंगाल है, उस बंगाल के अंदर वर्तमान बिहार और बिहार यानी कि झारखंड भी उसके साथ शामिल हो गया, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, और साथ ही साथ जो असम का कुछ क्षेत्र है वो भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाता है। असम जो है वो 1878 के अंदर, कब की बात करने वाले हैं, 1878 के अंदर जाकर के क्या कर दिया गया था, इसको अलग कर दिया गया था। तो अलग जो स्थिति है वो 1878 से बनी है। तो असम का कुछ भाग भी इस बंगाल विभाजन के अंतर्गत जो है वो पूर्वी बंगाल में डाल दिया जाएगा। अब हम इसके विभाजन की बात करें तो उससे पहले देखिए, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमने टोटल एरिया लिखा है, यानी कि तब की बात कर रहे हैं जब का बंगाल विभाजन हुआ था। तो इस समय बंगाल का 1,89,000 वर्ग मील जो है वो एरिया है। 1,89,000 वर्ग मील क्या है, इसका बंगाल का एरिया है। और बात कर ले जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन कितनी है इनकी इस समय बंगाल की पॉपुलेशन, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 8 करोड़ थी इस समय। कितनी थी? 8 करोड़ की जनसंख्या, 1,89,000 वर्ग मील का ये एरिया जो है वो बंगाल प्रदेश या बंगाल प्रांत के नाम से जाना जाता था 1905 के समय के अंतर्गत। हालांकि इसका जो एरिया है वो अलग अलग पुस्तकों में हमें अलग अलग प्राप्त होता है। तो हमारी राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है उसके हिसाब से हमने देखा है 189 जो है ये इसमें ठीक है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तब का बंगाल था। अब अंग्रेजों ने क्या किया है, इसका विभाजन करने का कार्य यहां पर कर दिया है। तो देखिए विभाजन किस प्रकार से ये करते हैं, इस पूरे बंगाल को 2 भागों के अंतर्गत ये क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। किस प्रकार से बांटते हैं, देखिए यहां से लेते हुए ये यहां पर जो है ये एक इस प्रकार से सीमा रेखा तय की जाती है। और ये जो भाग हम देख रहे हैं यानी कि उड़ीसा का भाग, इसके अलावा
वर्तमान का पश्चिमी बंगाल जो है इसका भाग और वर्तमान का जो बिहार है ये वाला जो भाग है, इस भाग को इन्होंने जो है वो क्या नाम दिया था, इन्होंने इस भाग को क्या नाम दिया है, ये जो आपका भाग बनाया इसको इन्होंने कहा था पश्चिमी बंगाल। यानी कि ये जो एरिया है ये आपके समक्ष आ गया पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिमी बंगाल का एरिया। और इस पश्चिमी बंगाल की जो राजधानी है वो इन्होंने बना दी कलकत्ता को। किसको बना दी? कलकत्ता को क्या बनाई है, यहाँ पे राजधानी बनाया है पश्चिमी बंगाल की राजधानी के रूप में। ठीक बात है। इसके अलावा अब बात करते हैं दूसरे वाले भाग की। तो दूसरे वाले भाग को इन्होंने नाम दिया क्या है, इन्होंने दूसरे वाले भाग को नाम दिया है पूर्वी बंगाल। ये वाला जो हिस्सा आपके समक्ष दिख रहा है जिसमें असम और कुछ और जिले जो है वो शामिल कर लिए जाते हैं, सिलहट का जो क्षेत्र है वो भी यहाँ पे शामिल होता है। तो ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हो इसको कहा इन्होंने पूर्वी बंगाल। क्या कहा है इन्होंने? इसको पूर्वी बंगाल का नाम दिया। ठीक है, और इस पूर्वी बंगाल के अंदर जो है वो राजधानी बनाई गई थी ढाका को। किसको राजधानी बनाया? ढाका को इन्होंने क्या बनाई है? राजधानी बनाई है। अब यहाँ पर बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या के बारे में बात करें तो ये वाला जो भाग है जिसको हमने पश्चिमी राजस्थान नाम दिया है, इस पश्चिमी राजस्थान को हम कह सकते हैं हिंदू बाहुल्य है क्षेत्र। कौन सा है ये? हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। हालांकि इस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम प्रजा भी निवास करती है, लेकिन मुख्य रूप से जो मेजोरिटी के अंदर जो है वो कौन सा क्षेत्र है, ये जो पश्चिमी बंगाल की बात कर रहे हैं वो हिंदू बाहुल्य वाला क्षेत्र है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें कि ये जो क्षेत्र है आपके समक्ष, ये जो जिसको हमने नाम दिया पूर्वी बंगाल, तो ये जो क्षेत्र है ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मुस्लिम बाहुल्य का क्षेत्र। ठीक बात है, ये हो गया मुस्लिम बाहुल्य का क्षेत्र। तो यहाँ पर हमने दो बातें देखी है कि इन्होंने मतलब धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे बंगाल का क्या किया है? विभाजन किया है। पूर्वी बंगाल जो निर्मित किया है इन्होंने उसको क्या नाम दिया? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रखा है, उसमें मुस्लिम संख्या ज्यादा है आबादी के मामले में। और इधर जो है वो हमने पश्चिमी बंगाल जिसका नाम दिया है कलकत्ता, इसकी राजधानी बनाई गई थी, इसके अंतर्गत जो है वो हिंदू बाहुल्य ज्यादा है, हिंदू लोग ज्यादा यहाँ पर विद्यमान थे। तो इस प्रकार से बंगाल का इन्होंने क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। ये विभाजन कब अस्तित्व में आया? देखिए 1905 के अंदर जो है वो यहाँ पर बंगाल विभाजन इनके द्वारा किया गया था। ठीक बात है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ गए होंगे। वापस से सुन लें एक बार। जो पश्चिमी बंगाल है उसके अंदर वर्तमान का पश्चिमी बंगाल राज्य, उड़ीसा राज्य, बिहार राज्य, झारखंड राज्य, ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी बंगाल में उस समय आया था। और हम पूर्वी बंगाल की बात करें तो कुछ पश्चिमी बंगाल का हिस्सा, असम का हिस्सा और वर्तमान जो बांग्लादेश है वो क्या था? पूर्वी बंगाल के अंतर्गत आया था। ढाका उसकी राजधानी थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी कलकत्ता को बनाया गया था। टोटल एरिया की बात करें 1,89,000 वर्ग मील था। और टोटल जनसंख्या की बात करें तो ये कितना था? 8 करोड़ की यहाँ पर जनसंख्या निवास करती थी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो विभाजन है ये हुआ किस प्रकार से है, किस प्रकार से जो है वो ये विभाजन अस्तित्व में आया। तो देखिए इसको समझते हैं आसानी से। अच्छे टॉपिक है हमारा, समझने जैसा टॉपिक है और अच्छे से ये याद भी हमें रहेगा। देखिए बंग भंग की जो योजना है ये 19 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम प्रकाशित की गई। इसका क्या किया गया था? सर्वप्रथम जो है वो प्रकाशन हुआ था। यानी कि जनता को जब बताया गया, वो अगर हम बात करें कि भाई हम ये कार्य करने वाले हैं, ये क्या है? ये कार्य हम करने वाले हैं, यानी कि बंगाल का क्या करने वाले हैं? हम विभाजन करने वाले हैं। जनता को बोला गया 19 जुलाई वो ये प्रकाशित हुआ था। हिंदू नामक एक समाचार पत्र है, वहां से जनता को सूचना मिली। अब देखिए हम बात करेंगे कि इन्होंने क्या कारण दिया है, कि बंगाल विभाजन का इन्होंने कारण क्या लिखा है। तो वास्तव में अगर हम कारण की बात करें कि बंगाल विभाजन का कारण, तो जो सरकार ने कारण बताया वो तो ये कारण ये है कि ये वृहद प्रदेश है, वृहद प्रांत था। कैसा है? वृहद प्रांत। और इस वृहद प्रांत के अंदर सुशासन जो है वो संभव नहीं है। सुशासन क्या है? संभव नहीं है। यानी कि इस इतने बड़े प्रांत का जो है वो हम क्या नहीं कर सकते,
यहाँ पर अच्छे ढंग से इसका प्रशासन नहीं चला सकते हैं। इसलिए प्रशासन ढंग से करने के लिए इसका क्या करेंगे, हम लोग विभाजन करेंगे। ठीक बात है। इसका तो विभाजन का जो कारण दिया गया है, सरकारी कारण, वो तो ये दिया गया कि ये प्रांत बहुत बड़ा है और इसको आसानी से जो है वो इसको शासित नहीं किया जा सकता है। अच्छा प्रशासन यहाँ पर लागू करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा। लेकिन अगर कारणों के अंतर्गत ही हम यहाँ पर इस वास्तविक कारण की बात करें, कौन से कारण की, वास्तविक जो कारण है, तो यहां पर देखिए पहला वास्तविक कारण के अंतर्गत हम कहते हैं कि ये फूट डालो और राज करो, फूट डालो व राज करो की नीति, फूट डालो व राज करो की नीति, यानी कि ये बढ़ाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदुओं को मुस्लिम से लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य जो है वो क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर ये बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर 1905 के अंतर्गत जो है इसका विभाजन जब किया जा रहा है, तब हम देखते हैं कि पहली जो नीति है वो ये क्या करते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति पर कार्य करते हैं, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में क्या करना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात जो है, जो बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवाद का क्या हुआ था, सर्वाधिक उदय हुआ था, राष्ट्रवाद को रोकना। तो इनका दूसरा जो उद्देश्य बन जाता है वास्तविक, वो ये था राष्ट्रवाद को रोकना। इनमें यहाँ से जो गवर्नर जनरल वायसराय को जो पत्र लिखे गए थे यहाँ के अधिकारियों से के द्वारा, उसमें एक लिखा भी गया है, उस पत्र में लिखा गया है कि बंगाल अपने आप में एक शक्ति है, बंगाल, संयुक्त बंगाल जो है वो अपने आप में एक शक्ति है और इस शक्ति का ह्रास इसके विभाजन से ही किया जा सकता है। यानी कि बंगाल को अगर तोड़ दे, बंगाल को दो भागों में बांट दे, तो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लग जाएंगे और बंगाल के अंदर जो राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रीयता की भावना का जो यहाँ पर विकास हो रहा है, वो भावना भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ये दो कारण रहे हैं जो वास्तविक कारण है किसके, बंग भंग योजना को अमल में लाने के लिए। अब देखिए हमने बात करी कि 19 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम क्या होता है, इस बंग भंग की योजना का जो है समाचार पत्रों में प्रकाशन होता है। तो फिर यहां से जो है अब यहां विरोध शुरू हो जाएगा। 7 अगस्त 1905 की बात कर लेते हैं। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग योजना का क्या होगा, विरोध प्रारंभ होगा। तो देखिए हम बात करते हैं कलकत्ता के टाउन हॉल की। किसकी बात कर लेते हैं, कलकत्ता के अंदर जगह है टाउन हॉल, टाउन हॉल, और इस टाउन हॉल के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया है, सभा का आयोजन किया गया है और इस सभा की अध्यक्षता करी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने करी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो इस सभा का नेतृत्व करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और इस कलकत्ता की टाउन हॉल सभा के अंदर ही यानी कि 7 अगस्त 1905 को ही इसके अंदर एक प्रस्ताव लिया जाता है। इस सभा के अंतर्गत क्या प्रस्ताव लिया जाता है, ये प्रस्ताव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रस्ताव लिया जाता है कि हमारे द्वारा अनेक यानी कि भारतीयों के द्वारा बंग भंग योजना का क्या होगा, विरोध का निर्णय, यानी कि बंग भंग योजना का विरोध करेंगे। क्या करेंगे, बंग भंग योजना का विरोध का निर्णय पारित हुआ यहाँ पर। इसके अलावा देखिए का विरोध का निर्णय जो है वो यहाँ से इन्होंने पारित कर लिया। इसके साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर एक और निर्णय लिया है स्वदेशी आंदोलन चलाने का। कौन सा आंदोलन चलाना है, स्वदेशी आंदोलन चलाने का निर्णय जो है वो भी इस सभा के द्वारा पारित कर दिया जाता। तो ये दो बातों से महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी कलकत्ता टाउन हॉल की सभा, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्षता करते हैं और इस सभा में प्रस्ताव लिया जाता है बंग भंग योजना का विरोध करना। और सेकंड विरोध का तरीका, तो तरीका ये है स्वदेशी आंदोलन और विदेशी का बहिष्कार। उसको हम आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। नेक्स्ट आपके आती है अगली तारीख 28 सितंबर 1905 को। 28 सितंबर 1905 को क्या घटनाक्रम होता है बंगाल के अंदर, इस चीज को समझते हैं। देखिए 28 सितंबर की बात करते हैं। पहला चरण आपका पूरा हो गया 7 तारीख वाला। अब हम देखते हैं 28 सितंबर की बात कर लेते हैं। 1905 में क्या होता है, देखिए काली घाट का जो मंदिर है, कौन सा मंदिर है, काली घाट का मंदिर है। ये कलकत्ता के अंदर ही, कलकत्ता के काली घाट का मंदिर, ठीक है। इस मंदिर के अंदर 50,000 श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। कितने लोग होते हैं इकट्ठे, 50,000 लोग इकट्ठे होते हैं। और इन 50,000 लोगों के द्वारा
एक शपथ ली जाती है। क्या ली जाती है? शपथ ली जाती है। शपथ क्या है? स्वदेशी का प्रयोग। क्या करेंगे? स्वदेशी का प्रयोग करेंगे, इसकी शपथ ली जाती है इनके द्वारा। साथ ही साथ एक और शपथ लेते हैं, स्वदेशी के प्रयोग के साथ साथ ये कहते हैं कि देवताओं से पहले मातृभूमि की पूजा, यानी कि देवताओं से पहले किसको रखा? देवताओं से पहले जो है वो यहाँ पर आह्वान किया जाता है लोगों के द्वारा, लोगों से कि भाई देवताओं से पहले किसको मानो? मातृभूमि की रक्षा जरूरी मानी गई। ठीक है, तो देवताओं से पहले मातृभूमि और स्वदेशी का प्रयोग करने की एक शपथ जो है वो यहाँ पर लोगों के द्वारा ग्रहण की जा रही है। इसमें 50,000 लोग जो है वो संख्या के अंतर्गत एकत्रित होते हैं काली घाट के मंदिर के अंदर, और ये घटना है 28 सितंबर 1905 की। इतना भयंकर विरोध जो है वो इस भंग योजना का यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार अपने अड़ियल रुख पर अड़ी हुई है और उनको अपने जो सांप्रदायिक मंसूबे हैं वो प्राप्त करने हैं। इसलिए अगली तारीख आती है 16 अक्टूबर 1905, और 16 अक्टूबर 1905 को इनके द्वारा क्या कर दी जाती है? अपनी वही कुत्सित योजना जो है वो भारत के अंदर लागू कर दी जाती है, यानी कि बंगाल का विभाजन अस्तित्व में आ जाता है। बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया जाता है। इस 16 अक्टूबर को ही बंगाल विभाजन लागू हुआ है, और 16 अक्टूबर को भी विभिन्न रूपों के अंदर शोक दिवस, राखी दिवस के रूप में हम मनाने वाले हैं। तो यहां तक हमने समझ लिया कि कुल मिलाकर के हमने 3 बातें करी है बंग भंग योजना के बारे में। हमने सबसे पहली बात ये करी कि बंग भंग योजना 19 जुलाई 1905 को सर्वप्रथम प्रकाशित हुई सरकार के द्वारा। फिर हमने बात करी 7 अगस्त 1905 की, उसके अंदर कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर बैठक रखी गई सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में, और इसमें जो है वो प्रस्ताव पारित हो गए इस योजना का विरोध करना और स्वदेशी आंदोलन चलाना। फिर आती है 28 सितंबर 1905 की तारीख। यहाँ पर क्या हुआ है? कालीघाट मंदिर के अंतर्गत जो है 50,000 लोगों ने आह्वान किया है, शपथ ग्रहण की है, स्वदेशी का प्रयोग करेंगे और मातृभूमि को सबसे पहला स्थान दिया जाएगा। फिर 16 अक्टूबर को इन सब विरोध होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन की योजना लागू कर दी जाती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इस योजना का जो है वो विरोध किस किस तरीके से हुआ है, क्या क्या कार्य इस योजना के विरोध के अंतर्गत यहाँ पर किए गए थे। तो देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें बंग भंग योजना का विरोध, तो देखिए बंग भंग योजना के विरोध यानी कि बंग भंग लागू कब से हो गया? 16 अक्टूबर 1905 से जो है वो लागू हो गया। और 16 अक्टूबर 1905 को ही एक तो इनके द्वारा मनाया जाता है शोक दिवस। क्या मनाया जाएगा? शोक दिवस जो है वो मनाया जाएगा। सेकंड जो है वो मनाया जाएगा राखी दिवस। क्या मनाया जाएगा? राखी दिवस। और साथ ही साथ कार्य किया जाएगा स्वदेशी, वो क्या करेगा? आंदोलन का स्वदेशी लेंगे, बहिष्कार का आंदोलन करेंगे, और इन दोनों के लिए क्या चलाया जाएगा? कांग्रेस के द्वारा भी एक आगे चल करके आंदोलन चलाया जाएगा। तो इसको हम अगले भाग के अंदर देखते हैं। पहले इन दोनों चीजों को समझते हैं, शोक दिवस और राखी दिवस। जिस दिन बंग भंग योजना लागू हुई है यानी कि 16 अक्टूबर को यहाँ पर क्या मनाया गया? बंगाल के अंदर शोक दिवस मनाया जाता है। शोक दिवस मनाया गया यहाँ पर आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में दोपहर के समय के अंतर्गत, यानी कि 16 तारीख की ही बात कर रहे हैं। 50,000 लोगों की एक सभा इकट्ठी होती है। 50,000 लोग जो है वो इकट्ठे होते हैं और एक सभा का आयोजन होता है। किसका आयोजन किया जाएगा? यहाँ पर एक सभा का आयोजन होता है। सभा को आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है संबोधित किया जाता है। इस सभा के अंदर ही एक गीत गाया जाता है, आमार सोनार बांग्ला। कौन सा गीत गाया जाता है? आमार सोनार बांग्ला जो है वो गीत गाया जाता है, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, और ये जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और ये आमार सोनार बांग्ला जो गीत है यही आगे चल करके क्या बन जाता है? ये बन जाता है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है। आगे जाकर के बांग्लादेश का क्या बन जाता है? राष्ट्रीय गीत। ठीक बात है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है ये आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, इसमें गाया जाता है, ये यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाता है। आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है वो इस सभा की अध्यक्षता की जाती है। उसके बाद में बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दिन को यानी कि 16 अक्टूबर को सुझाव दिया कि भाई इस दिन को अंग्रेजों ने लागू इसलिए किया है, ये दिन हमें इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि अंग्रेज फूट डालो राज करो और सांप्रदायिकता की नीति पर चल रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों को इस बात का हमें मुंह तोड़ जवाब देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आपस में भाईचारा बरकरार रखना पड़ेगा, यानी कि हिंदू और मुस्लिमों को भाईचारा बरकरार रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राखी दिवस के बारे में। तो राखी दिवस
मनाने का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा? ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और राखी किसने बांधी? हिंदुओं ने बांधी मुसलमानों को। हिंदुओं ने किसको बांधी? मुसलमानों को राखी बांधी। ठीक है, मुसलमानों ने किसको बांधी? मुसलमानों ने हिंदुओं को राखी बांधी। यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव का यहाँ पर जो है वो यहाँ पे हमें एक मेल देखने को मिलता है। यहाँ पर एक प्रकार का परिचय सांप्रदायिक सद्भाव का दिया गया। हिंदुओं ने मुसलमानों को क्या बांधी है? राखी बांधी। इसीलिए इस दिवस को किस रूप में मनाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर? 16 अक्टूबर को ही 16 अक्टूबर 1905 को ही क्या मना लेते हैं? ये यहाँ पर राखी दिवस मना लेते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर राखी दिवस तो मनाई ही मनाई, 16 अक्टूबर को लोगों ने विरोध के प्रतीकात्मक रूप के अंदर कई सारे कार्य यहाँ पर किए हैं। देखिए राखी दिवस मनाने के बाद में ये सभी जो लोग हैं ये नंगे पैर गंगा स्नान को गए। कहाँ गए? नंगे पैर जो है वो कहाँ जाकर के गंगा स्नान किया है इन्होंने। इसके अलावा लोगों ने इस दिन 16 अक्टूबर को क्या रखे हैं? उपवास रखा। क्या रखा है? उपवास रखा है प्रतीकात्मक रूप के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा देखिए कलकत्ता में हड़ताल की गई। कलकत्ता में इस दिन क्या रखी गई? हड़ताल रखी गई थी जनता के द्वारा इस दिन। ठीक है, कलकत्ता में क्या रखी गई है? हड़ताल रखी गई है। इसके अलावा बहुत सारे जो कार्य है वो जनता के द्वारा यहाँ पर किए गए हैं, जैसे कि प्रभात फेरी निकाली गई। यहाँ पर क्या निकाली गई है? प्रभात फेरी का जो है वो आयोजन हुआ है। प्रभात फेरी का आयोजन लोगों ने किया है। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि 16 अक्टूबर को जब इन्होंने बंग भंग की योजना लागू कर दी है तो यहाँ पर एक वृहद स्तर पर क्या हुआ है? इसका विरोध हुआ है। शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को राखी दिवस के दिन रूप में मनाया जाता है। आनंद मोहन बोस इस सभा को संबोधित करते हैं और उसमें अमर सोनार बांग्ला गीत को जो है गाया जाता है और यही गीत आगे चल करके हमने बात करी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन जाता है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि अंग्रेजों को इस मामले में इनके मंसूबे को सही नहीं होने देने के लिए हमें क्या करना है? राखी दिवस के रूप में इस दिन को मनाना है। और हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को आपस में क्या बांधी है? राखी यहाँ पर बांधी है। इन्होंने गंगा के अंदर जो है वो नंगे पैर जाकर के वहां पे स्नान किया है। इस दिन लोगों ने उपवास रखे हैं, प्रभात फेरियां निकाली है और कलकत्ता का बंद का जो है वो यहाँ पर आयोजन पूर्णतया सफल रहा है, यानी कि हड़ताल यहाँ पे सफल रही है। उसके बाद में आप कहा जाता है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में चर्चा। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस प्रकार से हुआ। तो उसको समझने से पहले हमें एक चीज देखनी पड़ती है और वो है आपका 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं 1906 के कांग्रेस अधिवेशन की बात। 1906 के इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की अगर हम बात कर लें तो ये की गई थी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? दादा भाई नौरोजी। ठीक बात है, दादा भाई नौरोजी कुल मिलाकर के 3 बार जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कितनी बार? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली बात कर रहे हैं 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव जो है वो पारित किए जाते हैं कांग्रेस के द्वारा। पहला प्रस्ताव है स्वदेशी का प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव है? स्वदेशी का। फिर दूसरा आता है बहिष्कार का प्रस्ताव, फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव और फिर आता है स्वशासन का प्रस्ताव। हालांकि इन तीनों के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो कार्य किया जाएगा, स्वदेशी का, बहिष्कार का और राष्ट्रीय शिक्षा का। स्वदेशी का जो स्वशासन का जो मामला है वो यहाँ पर हालांकि कांग्रेस के द्वारा अपना उद्देश्य जरूर घोषित कर दिया गया है, प्रस्ताव जरूर पारित कर दिया गया है, लेकिन इस पर जो है वो यहाँ पर कार्य नहीं होने वाला है। तो हम बात करेंगे पहले तीनों के बारे में, स्वदेशी के बारे में, बहिष्कार के बारे में और राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वदेशी का। देखिए स्वदेशी का प्रयोग करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो यही बात करते हैं। तो स्वदेशी का प्रयोग का फायदा क्या होता है? यहाँ से क्या बनेगा? भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। क्या बनेगा? भारत का आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ेगी। भारत आत्मनिर्भर होगा किसके प्रयोग से? स्वदेशी के प्रयोग से। यानी कि यहाँ पर देखिए जब हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे तो भारत के अंदर क्या होगा? कपड़ा मिलें स्थापित होंगी या कपड़ा उद्योग जो है वो क्या होगा? उसमें क्या होगी? उसमें वृद्धि आएगी। दूसरी बात देखिए भारत का जो हैंडलूम उद्योग है, कौन सा उद्योग? हैंडलूम उद्योग जो है उसमें क्या आएगी? उसमें भी वृद्धि आएगी। उसमें भी क्या आएगी? वृद्धि आएगी। इसके अलावा भी कई सारी जो ऐसे क्षेत्र होंगे जिनके अंतर्गत क्या प्राप्त होगा? हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। जैसे कि राष्ट्रीय बैंकों की यहाँ पर स्थापना की गई। क्या की गई? राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना हुई है। यहाँ पर स्वदेशी के पालन के तहत राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना हो गई। ठीक बात है। दूसरी बात करें तो बीमा कंपनियां यहाँ पर स्थापित हुई भारतीयों की। किसकी है ये? भारतीय बीमा कंपनियां जो है वो स्थापना हुई है।
तो कुल मिलाकर के स्वदेशी के प्रयोग के फायदे के बारे में हमने बात करी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि स्वदेशी का प्रयोग करने से ही जो है वो भारत क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, नवीन कपड़ा मिलों की स्थापना होगी, हैंड जो टूल्स उद्योग है, हैंडलूम उद्योग जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होगी, प्रगति होगी। भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थापना हुई और यहाँ पर भारतीय बीमा कंपनियों की भी क्या हुई है, स्थापना हुई है। तो ये सब किसका प्रयोग है, किसका प्रभाव है, स्वदेशी का प्रभाव है। बात करते हैं बहिष्कार के बारे में कि भाई बहिष्कार किस चीज का किया जाना है। तो देखिए बहिष्कार से क्या फायदा होने वाला है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर हमें पहला ही बात ये पता चलती है कि इससे क्या होगा, अगर हम बहिष्कार की नीति अपनाते हैं तो ब्रिटिश खपत में कमी आ जाएगी। क्या आएगी, ब्रिटिश खपत में कमी आ जाएगी। यानी कि ब्रिटिश खपत में, यानी कि ब्रिटिश माल जो एक मंडी के तौर पे भारत को इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत में लाकर के बेचा जा रहा है, उसमें क्या आ जाएगी, वो मंडी बंद हो जाएगी। वो मंडी के अंदर क्या आएगी, वहां होने वाली चीजों की खपत के अंदर कमी आ जाएगी। यानी कि अब जो भारतीय है वो क्या नहीं यूज करेंगे, विदेशी कपड़े नहीं यूज करेंगे। क्या नहीं यूज करेंगे, विदेशी कपड़े हो गए, ठीक है, शक्कर हो गई, नमक हो गया, ये जो विदेशी चीजें बनी हुई है, विदेशियों के द्वारा जो बनी हुई है, इनका क्या करेंगे, ये बहिष्कार यहाँ पर होगा, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यही चीजें जो है वो भारतीयों के द्वारा बनाई जाएगी और उसका जो है प्रयोग होगा, तो भारत की वापस से वही चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगा, भारत की आत्मनिर्भरता के अंतर्गत वृद्धि हो जाएगी। ये तो इसका फायदा हुआ। अब देखिए इसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया, यहाँ पे किस किस ने ये कार्य किया है। बात करते हैं यहाँ पर मोची वर्ग के बारे में। किसके बारे में, मोचियों के द्वारा। मोचियों ने यहाँ पर क्या निर्णय लिया है, देखिए मोचियों ने यहाँ पर अंग्रेजों के जूते सिलने से मना कर दिया। अंग्रेजों के छोड़िए, विदेशी जूते सिलने से मना कर दिया। यानी कि यदि कोई भारतीय है और विदेशी जूते पहन रहा है और उसका जूता टूट गया है, तो अब जो है वो मोची उसको सिलने का काम नहीं करने वाला है। वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए दूसरी बात, धोबी, धोबियों का जो विरोध है उसके बारे में बात करते हैं। धोबियों ने भी बहिष्कार किया है। धोबियों ने बहिष्कार किस प्रकार से किया, चाहे अंग्रेजी व्यक्ति है चाहे भारतीय व्यक्ति है, उसके कपड़े जो है विदेशी है, भारत के बने हुए नहीं है। विदेशी कपड़ों को उन्होंने धोने से क्या कर दिया, मना कर दिया, गंदे ही पहन के घूमते रहो या फिर खुद ही घिसो हाथ। लेकिन धोबियों ने क्या कर दिया है, इनको पहनने से मना कर दिया है। इसके अलावा उड़ीसा के कुछ रसोइये हैं जो यहाँ पर काम किया करते थे, जिनको हम कह देते हैं उड़िया रसोइये, है ना। रसोई वर्ग के जो कुछ लोग हैं, खाना बनाने का कार्य किया करते थे, इन रसोइयों ने भी बहिष्कार का समर्थन किया है और इन्होंने उन मालिकों के यहाँ पर काम करने से मना कर दिया जो विदेशी वस्तुओं का उपयोग किया करते थे। तो पूरे जो लोग हैं वो एक बहुत निम्न वर्ग के लोगों के अंतर्गत भी क्या हो रहा है, इस आंदोलन का प्रसार जो है वो हो रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर और कुछ भी वर्गों के बारे में बात कर लें तो यहाँ पर हम बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में। किसके द्वारा, रसोई हो गए, धोबी हो गए, मोची हो गए, और विद्यार्थियों के बारे में अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों ने भी क्या किया है, इसका विरोध किया है। विद्यार्थियों ने परीक्षा देने से मना कर दिया। विद्यार्थियों ने क्या कहा, हम परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा क्यों नहीं देंगे भाई, क्योंकि जो कागज है परीक्षा में जिस पे उत्तर लिखा जाएगा वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है। हाँ वेरी गुड, ये बहुत ही आपको आइडिया लग रहा है, बढ़िया वाला है ना। तो इस आइडिया का प्रयोग अभी हमें नहीं करना है, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत जो है आत्मनिर्भर है और यहाँ पे कागज बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रियां बनी है, सब कुछ स्वदेशी ही चल रहा है। तो आपको तो परीक्षा देनी ही है। तो विद्यार्थियों ने क्या कर दिया, परीक्षा देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कागज है वो विदेश से बना हुआ है। ठीक बात है। इसके अलावा एक और बड़ा हथियार यहाँ पर कार्य में प्रयोग में लाया जा रहा है और वो है यहाँ पर सामाजिक बहिष्कार का हथियार। यानी कि जिसने भी विदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया या विदेशी वस्तुओं का व्यापार किया या विदेशी वस्तुओं के प्रयोग और व्यापार को बढ़ावा दिया या विदेशी वस्तुओं के प्रयोग और व्यापार को समर्थन दिया, उस व्यक्ति का ये लोग क्या कर रहे हैं, सामाजिक रूप से जो है वो बहिष्कार कर रहे हैं। उसके साथ में रोटी और बेटी का जो है वो रिश्ता रखने से भी वो लोग मना कर रहे हैं। रोटी बेटी का रिश्ता मतलब ना उनके साथ किसी प्रकार का खान पान किया जा रहा है, ना उनके साथ किसी प्रकार का विवाह संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो एक तरीके से समाज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के द्वारा जो है वो बहिष्कार की नीति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अंग्रेजी वस्तुओं की और अंग्रेजों का क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। शराब की दुकानों पर महिलाएं जो है वो धरना दे रही है। विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर जो है वो छात्र जो है वो वहां पर विदेशी का बहिष्कार करने की जो है वो मांग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और विदेशी वस्तुओं की होलियां जलाई जा रही है। तो इस प्रकार का जो माहौल है वो यहाँ पर बंगाल के अंदर अस्तित्व में आ रहा है। फिर हम बात करते हैं इस 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन के तीसरे बिंदु की, जिसमें हमने लिखा है राष्ट्रीय शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत इस समय क्या योगदान दिया गया है उसके हमें बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में योगदान, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा का जब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए देशभक्ति के गीत लिखे गए। किसका, देशभक्ति
जो है वो क्या किए गए हैं, देशभक्ति परक गीतों की रचना हुई है। ठीक बात है, देशभक्ति परक क्या लिखे गए हैं, गीत लिखे गए हैं यहाँ पर लोगों के द्वारा। विभिन्न कवियों के नाम हमें मिल जाते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, इसके अलावा हुसैन हाली हो गए, कई सारे लोगों के नाम मिलते हैं, वो ये कार्य यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए यहाँ पे दूसरी बात हम करते हैं कि पत्रकारिता का क्या होता है, यहाँ पे विकास होता है, क्योंकि अब जो है इस स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत जो पत्र समाचार पत्र है उनका भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कई सारे जो है वो राष्ट्रवादी प्रकार के, राष्ट्रवादी विचारों के जो है समाचार पत्रों की स्थापना यहाँ पर होती है। अमृत बाजार पत्रिका का नाम जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कलकत्ता के अंदर इस राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के तहत एक जो है वो कॉलेज खोला गया है। क्या खोला गया है, कलकत्ता में नेशनल कॉलेज, कलकत्ता में क्या खोला गया, नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई है। नेशनल कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है भाई, ये कलकत्ता के अंदर स्थापित किया जा रहा है। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना हो रही है। इसके अलावा विभिन्न जिलों के अंदर भी राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है, विभिन्न जिलों में, विभिन्न जिलों में क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना हो रही है। किसकी स्थापना हो रही है, राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए हैं, राष्ट्रीय स्कूल। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्कूलों की भी स्थापना विभिन्न जिलों के अंदर की जा रही है। इसके अंतर्गत भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम भी यहाँ पर कर लिया जाता है। व्यक्ति का नाम मिलता है अश्विनी दत्त। क्या नाम मिलता है, अश्विनी कुमार दत्त जो है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, एक समिति की स्थापना की जाती है, स्वदेशी बांधव समिति। कौन सी समिति है, स्वदेशी बांधव समिति। ठीक है, इसकी स्थापना की जाती है कलकत्ता के अंदर ही, और ये वास्तव में स्थापित होती है बारिशाल के अंदर। और कहाँ पे स्थापित है, बारिशाल कलकत्ता में ही है। और बारिशाल में इसका काम क्या है, ग्रामीण संस्कृति जो भी है, ग्रामीण उत्थान का जो है वो कार्यक्रम इनके द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रामीण उत्थान के क्या किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। किसके द्वारा, स्वदेशी बांधव समिति के द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है वो इसकी स्थापना हुई है बारिशाल गांवों के अंदर। बारिशाल के अंतर्गत जो है वो ये कार्य रूप में परिणत होती है। तो कुल मिलाकर के हमने काफी सारे पक्षों के बारे में बात करी है, जिसमें 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन है, उस कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और इसके अलावा स्वशासन की जो है वो 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे 1906 के अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा। उसमें से सबसे पहले के अंतर्गत हमने देखा है स्वदेशी का प्रयोग, जिससे क्या हो गए, भारत के गांव जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा और भारत संपूर्ण क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कपड़ा मिले, कपड़ा उद्योग हो गया, हैंड टूल्स उद्योग हो गया, हैंडलूम उद्योग हो गया, इसके अलावा राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना होगी, बीमा कंपनियों की स्थापना होगी। मतलब हर एक क्षेत्र के अंदर भारत क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। फिर हमने बात करी थी बहिष्कार के बारे में। तो यदि हम बहिष्कार का सूत्र अपनाते हैं तो ब्रिटिश माल की खपत यहाँ पर कम हो जाएगी। ब्रिटिश विभिन्न चीजें जो कपड़े हो गई, चीनी हो गई, शक्कर हो गई और अन्य जो चीजें हैं उनका क्या होगा, यहाँ पर आना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उसके अंतर्गत हमने देखा मोचियों ने क्या कहा है, मोचियों ने अंग्रेजी जो है विदेशी वस्तुएं उनको छीलने से, विदेशी वस्तुओं पर कार्य करने से बंद कर दिया है। धोबियों ने कहा कि हम विदेशी कपड़े धोएंगे ही नहीं। रसोइयों ने कहा कि जिस घर के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, विदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जा रहा है, उसका हम घर के अंदर खाना बनाने जाएंगे ही नहीं। विद्यार्थी तक ये कह रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि जो है वो कागज कहाँ के बने हुए, विदेशों के बने हुए हैं। और इसके अलावा सामाजिक बहिष्कार का भी कार्यक्रम यहाँ पर अपना लिया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हमने बात करी तो वहां पर हमने देखा है कि इसके अंतर्गत देशभक्ति पर जो है वो गीत कई विद्वानों के द्वारा यहाँ पर लिखे जाते हैं। दूसरी बात हमने देखी, पत्रकारिता का यहाँ पर क्या हुआ है, विकास हुआ है। फिर हमने अगले भाग के अंतर्गत देखा है कि यहाँ पर स्वदेश बांधव समिति की स्थापना हुई है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। इसने क्या किया, बारिशाल के अंदर ग्रामीण समुत्थान का कार्य किया है। कलकत्ता के अंदर नेशनल कॉलेज की स्थापना हो जाती है और विभिन्न जिलों के अंदर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्कूलों की भी स्थापना यहाँ पर कर दी जाती है। तो ये हुआ आपका 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन। और इस कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा जितने भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उन प्रस्तावों के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार का जो आंदोलन चलाया गया है, इस आंदोलन का नेतृत्व विभिन्न भागों के अंतर्गत अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर, बंगाल बात कर ले, बंबई के अंदर, तो वहां पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है उनके द्वारा ये नेतृत्व प्रदान किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। इसके अलावा देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बंबई प्रेसिडेंसी के अंदर जो है नेतृत्व की बात करते हैं। तो बंबई प्रेसिडेंसी के अंदर नेतृत्व जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, तिलक के द्वारा किया जा रहा है। एसएम प्रांजपे का नाम हमें यहाँ पर मिल जाता है, इनके द्वारा भी नेतृत्व दिया जाता है। बात करते हैं पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जयपाल है,
गंगाराम है, इसके अलावा चंद्रिका दत्त और मुंशीराम, ये दोनों ही व्यक्ति जो है वो आर्य समाजी है। कौन है ये? आर्य समाज के व्यक्ति है, आर्य समाज से संबंधित है। और ये जो मुंशीराम है, ये जो मुंशीराम है, इन्हीं को कहते हैं हम, क्या बोलते हैं? स्वामी श्रद्धानंद नाम से आगे जाकर के ये जाने जाते हैं। स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने क्या किया था? हरिद्वार कांगड़ी के अंदर हमने बात करा था, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने स्वामी श्रद्धानंद ने करी थी। तो ये वही मुंशीराम है। ये क्या करते हैं? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार करते हैं। कहाँ पे? पंजाब के अंतर्गत। फिर बात करते हैं मद्रास के अंदर, नाम मिलता है सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, ठीक है, नायर महोदय, इनके द्वारा क्या किया जाता है? मद्रास के अंदर जो है वो नेतृत्व दिया जाता है। कई मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, इन्होंने भी स्वदेशी का जो और बहिष्कार का जो आंदोलन है इसका समर्थन किया था, जिसमें हम नाम पढ़ लेते हैं वाजिद हुसैन, अब्दुल गफूर, लियाकत हुसैन, इनके नाम जो है हमें यहाँ पर मिलते हैं। हालांकि बाद के संदर्भ अभी हम देखने वाले हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना होगी और मुस्लिम लीग और सर सैयद अहमद खान जैसे कुछ नेता थे जो क्या करते हैं, इस जो आंदोलन चलाया गया है स्वदेशी और बहिष्कार का आंदोलन, इसका उनके द्वारा विरोध किया जाने वाला है। इसके अलावा हमने यहाँ पर नाम देखे हैं पीसी रॉय, आरसी दत्त, अरविंद घोष, इनके बारे में भी अगर हम बात कर लें तो ये जो पीसी रॉय है, इनके द्वारा यहाँ पर कलकत्ता के अंदर स्थापित की गई थी बंगाल स्वदेशी केमिकल स्टोर। किसकी स्थापना हुई है? बंगाल स्वदेशी केमिकल स्टोर की जो है वो यहाँ पर स्थापना हुई है। बंगाल स्वदेशी केमिकल स्टोर कहाँ पर स्थापना हुई है इसकी? ये हुई है कलकत्ता के अंदर की गई है, पीसी रॉय के द्वारा की गई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं आरसी दत्त की। तो आरसी दत्त ने अध्यक्षता करी है 1905 के अंदर बनारस के अंदर। कहाँ पे हुआ है? बनारस के अंदर प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन हुआ है। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित हुआ है। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन आयोजित हुआ है यहाँ पर बनारस के अंदर। और इस बनारस के सम्मेलन के अंतर्गत इन्होंने यहाँ पर क्या करी है? इस सम्मेलन के नेतृत्व किया है। इस सम्मेलन की यहाँ पर इनको क्या बनाया गया है? इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो कुल मिलाकर के पीसी रॉय बंगाल स्वदेशी केमिकल स्टोर की स्थापना कर रहे हैं कलकत्ता के अंतर्गत। और हमने देखा आरसी दत्त 1905 के बनारस के जो अधिवेशन होता है प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन का, उसकी क्या करते हैं? अध्यक्षता करते हैं। फिर हमने देखा है अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है वो जो हमने बात करी थी, कलकत्ता के अंदर एक स्थापित हुआ है नेशनल कॉलेज। क्या स्थापित हुआ है? नेशनल कॉलेज। तो इस नेशनल कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त किए गए थे अरविंद घोष। क्या नियुक्त किए गए थे? नेशनल कॉलेज के प्राचार्य का पद इन्होंने स्वीकार किया था और स्वदेशी और बहिष्कार के आंदोलन का समर्थन करते हुए यहाँ पर इन्होंने कार्य किए थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के बारे में इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मुस्लिम लीग का किस प्रकार से अस्तित्व में आता है और उसका विभाजन के लिए, अर्थात जो वोट डालो राज करो की जो नीति है अंग्रेजों की, वो वहां से स्टार्ट करके विभाजन तक किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी, उसका हम क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गठन की बात करते हैं, मुस्लिम लीग का गठन। तो ये मुस्लिम लीग का गठन करना अंग्रेजों की फूट डालो व राज करो की नीति का ही एक हिस्सा माना जाता है। यानी कि अंग्रेजों ने कांग्रेस के प्रतिद्वंदी के रूप में किसी संस्था को खड़ी करने का यहाँ पर प्रयत्न किया है और वो प्रयत्न किसके रूप में सामने आता है? हमारे सामने मुस्लिम लीग के गठन के रूप में हमारे समक्ष आ जाता है। इसका देखिए समझते हैं कि किस प्रकार से हुआ है। बात करते हैं 1 अक्टूबर 1906 की, जिसमें कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल जो है उसकी बात हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दो व्यक्तियों के नाम मिलते हैं। एक का नाम मिलता है आर्चबोल्ड, ये है आर्चबोल्ड, और एक व्यक्ति का हमें नाम मिलता है डनलप स्मिथ। क्या नाम मिल जाता है? डनलप स्मिथ। देखिए ये दोनों व्यक्ति क्या कार्य करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आर्चबोल्ड है ये तो अलीगढ़ जो विश्वविद्यालय था उसके अंदर ये कुलपति है, वहां पर नियुक्त है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का प्राचार्य है। ठीक बात है। इसके अलावा बात करते हैं ये डनलप स्मिथ, ये जो लॉर्ड मिंटो है, इस समय लॉर्ड मिंटो जो है 6 के अंदर बात करने वाले हैं। तो लॉर्ड मिंटो का ये निजी सचिव है। क्या है? निजी सचिव है। ठीक बात है। तो लॉर्ड मिंटो का निजी सचिव कौन है? डनलप स्मिथ। और इन दोनों ने मिलकर के तैयार किया है एक व्यक्ति को जिसका नाम मिल जाता है सर आगा खान। क्या नाम मिल जाता है? सर आगा खान। और इन सर आगा खान के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में एक 36 व्यक्तियों का दल है। कितना है? 36 व्यक्तियों का एक दल है। ये प्रतिनिधि मंडल जो है ये जाता है शिमला। कहाँ पर जाता है? शिमला। और शिमला में जाकर के और बैठक करता है लॉर्ड मिंटो से। किससे मिलता है? मिंटो से मिलता है।
ठीक बात है। लॉर्ड मिंटो इस समय का वायसराय। तो लॉर्ड मिंटो के साथ में बैठक करते हैं शिमला के अंदर। 36 प्रतिनिधियों का एक दल है, ये मिलकर के और जाते हैं सर आगा खान के नेतृत्व में। इनका जो प्रतिवेदन है, वहां पर जाने के बाद में मिंटो से बात करनी है, किसके ऊपर बात करनी है, वो प्रतिवेदन तैयार किया गया था आर्चबोल्ड के द्वारा। आर्चबोल्ड और डनलप स्मिथ ये दोनों मिलकर के ये एक प्रतिनिधि मंडल बनाते हैं और आगा खान के नेतृत्व में शिमला के अंतर्गत मिंटो से मिलने के लिए भेजा जाता है। यहां पर पहुंचने के बाद में इस दल ने जो मांग रखी है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस दल की मांग ये थी कि इन्होंने कहा कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है, चाहे विधायिका के अंदर हो, चाहे प्रांतीय हो, चाहे केंद्रीय भाग में हो, हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो हमारी संख्या के आधार पर तय नहीं किया जावे। हमारा प्रतिनिधित्व हमारे उस महत्व के आधार पर किया जावे जो हमारा प्राचीन गौरव रहा है। यानी कि हम प्राचीन जो मध्यकालीन भारत है, उस मध्यकालीन भारत के हम शासक वर्ग है। क्या है, मुस्लिम लोग क्या कह रहे हैं कि हम मध्यकालीन भारत के क्या है, शासक वर्ग से संबंधित रखते हैं, इसलिए हमसे ही शासन जो है वो आपने प्राप्त किया, यानी अंग्रेजों ने प्राप्त किया है मुगल बादशाहों से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो हमारा प्रतिनिधित्व दिया जाए वो हमारे उस ऐतिहासिक महत्व के आधार पर दिया जाना चाहिए, ना कि हमारे अल्पसंख्यक या संख्या के आधार पर दिया जाना चाहिए। इस आधार पर इन्होंने जो है अपने लिए अलग से पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करी है इस मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने। और लॉर्ड मिंटो जो है वो सांप्रदायिक नीति को यहाँ पर बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए इस नीति का अर्थात उनकी इस मांग का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और उसके बाद में वो उनको ये राय देते हैं कि आप अपना जो है वो एक अलग से लीग बनाइए, अपना एक समूह बनाइए, संगठन बनाइए, और उसी की अनुपालना के अंतर्गत आगे चल करके हम बात करने वाले हैं 30 दिसंबर 1906 की बात हम कर रहे हैं। तो 30 दिसंबर 1906 के अंतर्गत जो है वो क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। किस प्रकार से देखिए, तो बात करते हैं कि यहां पर सलीम उल्लाह खान का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है, सलीम उल्लाह खान सलीम उल्लाह खान, ठीक है। इनके द्वारा यहां पर गठन किया जाता है किसका, मुस्लिम लीग का, ठीक बात है, मुस्लिम लीग, ठीक है। तो यहां पर हम यहां एक चीज ये याद रख लेते हैं, मुस्लिम लीग का जो संस्थापक अध्यक्ष है वो कौन है, सलीमुल्लाह खान। लेकिन सलीमुल्लाह खान ने बाद में नवाब है यहाँ पे वकार उल मुल्क, कौन है, नवाब वकार उल मुल्क, इनकी अध्यक्षता जो है वो इनको अध्यक्ष बनाया, नवाब उल मुल्क। तो ये क्या हो गए, इसके प्रथम अध्यक्ष हो गए मुस्लिम लीग के, ठीक है। संस्थापक अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है, सलीमुल्लाह खान ने, ठीक है। और फिर नवाब के बाद में जो है वो यहाँ पर स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। रोज रोज अध्यक्ष चुनने की क्षमता नहीं, बात नहीं, तो स्थायी अध्यक्ष जो है वो किसको बना दिया गया, यहाँ पर सर आगा खान को बना दिया गया, ठीक बात है। और इसका जो गठन है वो 30 जो है दिसंबर 1906 को कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर ये देखा कि अंग्रेजों के प्रयासों के द्वारा ही क्या हुआ है, मुस्लिम लीग का गठन हुआ है। सर आगा खान जो है वो इसके स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। सबसे पहले आगा खान के नेतृत्व में 36 मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में जाकर के लॉर्ड मिंटो से मिलता है। लॉर्ड मिंटो ने उनकी मांग से समर्थन जाहिर किया। उसके बाद में वापस आकर के 30 दिसंबर 1906 के अंतर्गत ये क्या करते हैं, मुस्लिम लीग का गठन कर देते हैं। सलीमुल्लाह खान के द्वारा ये कार्य किया जाता है। वकार उल मुल्क नवाब जो है बंगाल के, उनको जो है इनका पहला अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर बाद में इनका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। किसको, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा आपके सर आगा खान को। आगे चल करके 1913 के अंतर्गत के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जो है वो इसका पुनर्गठन किया जाएगा मोहम्मद जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसका पुनर्गठन होगा। और फिर आगे चल करके इसका जो भी और भी कार्यक्रम होगा वो हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लें मुस्लिम लीग का, तो इसका जो प्रारंभिक हेडक्वार्टर है वो तो था अलीगढ़ में। कहाँ पे था, अलीगढ़, यानी कि सर सैयद अहमद खान का जो गढ़ है अलीगढ़, वहीं पर क्या है इसका प्रारंभिक जो है वो बनाया गया था कार्यालय। बाद में जो इसका कार्यालय है वो ट्रांसफर कर दिया गया था लखनऊ। कहाँ पे कर दिया गया था, लखनऊ के अंदर जो है वो बाद में इसका कार्यालय ट्रांसफर कर दिया गया था। तो मुस्लिम लीग का कार्यालय कहाँ पे है, अलीगढ़ के अंदर था उस समय, और बाद में ये कहाँ पे ट्रांसफर हो गया था, ये बाद में लखनऊ के अंदर ट्रांसफर हो गया था, ठीक बात है। 3 अध्यक्षों की बात करी हमने। इसके संस्थापक अध्यक्ष सलीमुल्लाह खान है, उसके बाद प्रथम अध्यक्ष की बात करी वकार उल मुल्क है, और उसके बाद में हमने इनके स्थायी अध्यक्ष की बात करी, वो कौन है, सर आगा खान है। और यहाँ पर अब मुस्लिम लीग की स्थापना होते ही इन लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर आते ही कांग्रेस का विरोध प्रारंभ किया है, कांग्रेस का विरोध प्रारंभ किया। और किसका समर्थन करेंगे, ये अंग्रेजों का, यानी कि ब्रिटिश सरकार का क्या कर रहे हैं, ये समर्थन करते हैं।
तो ये अंग्रेजों का समर्थन हो गया। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार जो आंदोलन है इसका क्या किया, विरोध किया। और जो बंग भंग की योजना है, मुस्लिम लीग ने बंग भंग की योजना का क्या किया है, समर्थन किया है। बंग भंग जो योजना बनाई गई है इसका मुस्लिम लीग क्या करती है, समर्थन करती है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमने इतनी बातें जानी है। बंगाल के विभाजन के द्वारा हमने कार्य को प्रारंभ किया था, उससे पहले हमने कांग्रेस की स्थापना करवाई, कांग्रेस की कुछ बातों को आज की क्लास के अंतर्गत हमने जाना। फिर उसके बाद में हमने देखा था बंगाल विभाजन के मुद्दे, और बंगाल विभाजन के समय बंगाल की स्थिति क्या रही उसको जाना। फिर बंगाल विभाजन किस प्रकार से अस्तित्व में आया उसको जाना। फिर बंगाल विभाजन का विरोध किस प्रकार से हुआ। फिर हमने 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन को देखा। 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में पारित 4 प्रस्तावों को एक एक करके देखा। और फिर हमने देखा कि जो अंग्रेजी सरकार है वो फूट डालो और राज करो की नीति पर कार्य कर रही थी, तो उसके द्वारा जो है वो इस राष्ट्रीय चेतना को बंद करने के लिए, इसको रोकने के लिए, कांग्रेस के एक प्रतिकार करने के लिए, एक संस्था को खड़ा करने के उद्देश्य से इन्होंने मुस्लिम लीग का 1906 के अंदर क्या किया है, 30 दिसंबर 1906 को गठन कर दिया है। और मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के खिलाफ में खड़ी हो गई है और कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों का और आंदोलनों का क्या करना प्रारंभ कर दिया, इन्होंने विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी आगे चल करके हम बात करने वाले हैं 1911 के अंतर्गत, तब जाकर के क्या हो जाता है, बंगाल का जो विभाजन है वो सरकार को करना पड़ता है रद्द। यानी कि जो 5 के अंतर्गत जो बंगाल का विभाजन किया गया है इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा 1911 में, और पुनः जो स्थिति है वो उसको मिला दिया जाएगा। और रही बात असम की, तो उसको जो 1874 के अंदर जो उसकी स्थिति थी उसके हिसाब से वापस से पुनः सेट कर दिया जाएगा और बंगाल का वापस से क्या हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा, जो भारत के विभाजन तक बरकरार रहने वाला है। तो आज की क्लास के अंदर इतना सब कुछ हमने जान लिया है। आगे वाली जो क्लास हमारे आने वाली है उसके अंतर्गत अब हम आगे 1906 तक का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम आगे वाली क्लास में 1907 से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।